हेलो हेलो हेलो। और मेरे प्यारे प्यारे शतुर्मुर्गों का हाल बा, कैसे हो तुम लोग? पटना से और किन्हू कुछ लाए ना लाए हो, है ना? का हाल बा सीखा है, इसके अलावा मेरे को ठीक बात तुम बताओ, है ना? ये कोई बच्चा बोल रहा था चैट में। चलो एनीवेज, आ जाओ फिर। बिना रुके बड़ी जल्दी अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं, क्योंकि तुम्हें पता है यार, ये क्विक रिवीजन सीरीज है। क्विक मतलब क्विक तो होना चाहिए। और किनू मैम का जैसे आपके साथ प्रॉमिस होता है कि हम सारी चीजें कवर कर लेंगे। तो हमें कौन कौन सी 3 टॉपिक आज की क्लास में कवर करने हैं? फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, रेस्पिरेशन और प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हम इन तीनों चैप्टर को मतलब मोटा मोटा तुम्हारी कंप्लीट प्लांट फिजियोलॉजी कवर कर रहे हैं। कितने क्वेश्चन तुम इस तीनों चैप्टर्स में से एक्सपेक्ट कर रहे हो? तो तुम 13-14 क्वेश्चन, बहुत ज्यादा बड़ा नंबर है ये। 13 से 14 क्वेश्चन तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो बिना रुके। आ जाओ, अपना काम शुरू करते हैं, अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। क्या होता है फोटोसिंथेसिस के अंदर? बचपन से पढ़ रहे हो। दिस इज द प्रोसेस बाय विच, ये वो प्रोसेस है बाय विच फिजिकल एनर्जी, हाँ जी बेटा जान, लाइट की फिजिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल फॉर्म। और कौन सा केमिकल बनाते हो आप बच्चों? हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं, जैसे कि आपका फूड, जिसको कि हम आपका फूड बुलाते हैं। अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये जो आपका फोटोसिंथेसिस है, इसके बारे में कुछ चीजें तुम पहले से जानते हो, कुछ एक्सपेरिमेंट अर्ली, है ना? अर्ली नो, बस अंग्रेजी का बेड़ा गर्क किया हुआ मैंने यहाँ पे। अर्ली नो मतलब पहले से पता। आहा, क्या इंग्लिश लिखी है मैम ने। तो 2 एक्सपेरिमेंट यहाँ पे लिखो। एक है हमारा वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट, एक है वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। मतलब अगर ये एक आपके पास पत्ता है, अगर आपके पास ये पत्ता है, तो इस पत्ते के ऊपर इस तरीके से आपने ब्लैक चार्ट पेपर लगा डाला। ब्लैक चार्ट पेपर से आधा पत्ता कवर कर दिया। तो अब होगा क्या? वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट में पता क्या चला कि ग्रीन पार्ट इज असेंशियल। जहां पे ब्लैक चार्ट पेपर लगा दिया, जहां पे ग्रीन पार्ट ढक दिया, रुक जाओ भाई, किसी ने जान ले ली बच्चों, रुको। पहले जुकाम से बेहाल है किनू मैम, है ना? कुछ ना कुछ तो आपके किनू मैम कराते ही रखते हैं। तो बेटा जान, वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट ने क्या बोला? ग्रीन पार्ट इज असेंशियल। फोटोसिंथेसिस के लिए ग्रीन पार्ट असेंशियल है। फिर एक और एक्सपेरिमेंट किया हमने, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वाला एक्सपेरिमेंट। इसके अंदर क्या पता चला था? तो आपने एक टेस्ट ट्यूब ली, उसके अंदर कॉटन रखी। सो सोक्ड कॉटन सोक्ड विद KOH। और ये जो KOH है, ये करेगा क्या? ये सारे CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा अपने ऊपर। तो सारा CO2 इस टेस्ट ट्यूब का गायब हो जाता है। और अब जब आप इसके अंदर कोई पत्ता रखोगे, अब अगर इसके अंदर आपने कोई पत्ता रखा, ये लीफ अगर आपने इसके अंदर रखा, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, ध्यान से देखो, आधा पत्ता आपका बाहर है और आधा पत्ता आपका टेस्ट ट्यूब के अंदर है। तो जो बाहर वाला पत्ता है, इसके पास CO2 प्रेजेंट थी, तो फोटोसिंथेसिस हो जाएगी। इसके पास CO2 प्रेजेंट थी बच्चों, तो फोटोसिंथेसिस हो जाएगी। लेकिन ये वाला पार्ट, पत्ते का वो पार्ट जो टेस्ट ट्यूब के अंदर था, वहां पे CO2 है नहीं, CO2 एब्सेंट, तो नो फोटोसिंथेसिस। यहां पे फिर फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी। तो सीधी सीधी बात क्या प्रूव हो गया? कि CO2 असेंशियल। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला? कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड असेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए। नेक्स्ट, अब हम अर्ली एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। कौन कौन से अर्ली एक्सपेरिमेंट हैं जो तुम्हें याद करने? देखो फटाफट से क्विक रिवीजन कर रहे हैं हम लोग, क्विक रिवीजन कर रहे हैं। अर्ली एक्सपेरिमेंट में एक अर्ली अर्ली कैसे हो रहा है मैम के साथ, है ना? सांस ले लो भाई, सांस ही ले लो। फिर मैं ओम, कोई बात नहीं, हो जाएगा क्विक। मेरे को लगता है जब तक तुम्हारी क्विक रिवीजन सीरीज खत्म होगी ना, मेरे बीपी बढ़ चुके होंगे, बुरा हाल हो चुका होगा। जब तक तुम्हारे पेपर होके हटेंगे, तब तक तो मैं ही ना पागल हो जाऊं। आ जाओ फिर। तो अर्ली एक्सपेरिमेंट में सबसे पहला एक्सपेरिमेंट हमें करना है प्रीस्टली अंकल का, जोसेफ प्रीस्टली अंकल का, जिन्होंने बेल जार एक्सपेरिमेंट किया था। और बेल जार एक्सपेरिमेंट के बाद हुआ क्या था? इस बेल जार एक्सपेरिमेंट में अंकल ने लिया एक चूहा और एक कैंडल। फिर उसके बाद उन्होंने क्या देखा? कितने चूहे मारे हैं यार बायो वालों ने, कितने चूहे। ये तो थोड़ी देर बाद चूहा मर गया, कैंडल बुझ गई। फिर कह रहा है अगर मैंने मिंट रख दिया, अगर मिंट का पौधा बेल जार के अंदर रख दिया,
तो चूहा भी जिंदा रहेगा और कैंडल भी जलती रहेगी। तो क्या कंक्लूड किया अंकल जी ने? अंकल ने कंक्लूड किया कि प्लांट रिस्टोर, प्लांट वापस डाल देते हैं, प्लांट रिस्टोर whatever burning candle, whatever burning candle and breathing animal, और सांस लेते एनिमल ने, and breathing animal removed from air, तो जो भी एयर में से निकाला गया था प्लांट ने वो वापस डाल दिया। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हमें एक सेकंड एक्सपेरिमेंट करना है। सेकंड एक्सपेरिमेंट किया हमने इंजन हाउस अंकल का। प्लीज रिमेंबर इंजन हाउस, इंजन से क्या मिलती है? एनर्जी। और फोटोसिंथेसिस की एनर्जी कहां से आती है? सनलाइट से। तो ये इंजन हाउस जी ने बताया कि सनलाइट असेंशियल, इन्होंने क्या बताया कि सनलाइट असेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए। फिर उसके बाद आए हमारे एंगलमैन अंकल, उस नहीं जॉन सैक्स भाई, ये क्या अजीब नाम वाले जॉन सैक्स अंकल को कैसे भूल सकते हैं हम। तो फिर आए हमारे जॉन सैक्स अंकल। तो इन्होंने सैक मतलब थैला, तो अंकल के पास थैला है, थैले में क्या रख रहे हैं अंकल? तो अंकल बात कर रहे हैं कि स्टार्च फॉर्मेशन के बारे में। अंकल कह रहे हैं जैसे जैसे प्लांट बड़ा हो रहा है मैं देख रहा हूँ स्टार्च फॉर्म कर रहा है और स्टार्च को स्टोर कर रहा है स्पेशल बॉडी में। ये स्पेशल बॉडी, ये स्पेशल थैला क्या है? तुम्हें तो अच्छे से पता है, अंकल इसको स्पेशल बॉडी बोल रहे हैं, तुम्हें तो पता ही क्लोरोप्लास्ट की बात हो रही है। यू नो वेरी वेल कि अंकल इज टॉकिंग अबाउट क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड की बात हो रही है। ठीक है, ये हुआ। तो ये तीन तुम्हें याद रहेंगे। एक चौथे अंकल भी याद रख लो, नील, एक नील अंकल भी याद रख लो। नील क्या था? ब्लू है कि क्या? पानी, पानी। तो अंकल ने पानी की इंपॉर्टेंस बताई। अंकल कहते हैं कि पानी का काम क्या है? अंकल कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को एक्चुअली हमें रिड्यूस करना होता है जब आपको कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज बनाना। देखो CH2ON, यहाँ पे N6 हो जाएगा तो C6H12O6, यही फॉर्मूला है ग्लूकोज का। इसके अंदर देखो कार्बन तो पहले से कार्बन डाइऑक्साइड के पास है, ऑक्सीजन भी पहले से है, क्या चाहिए? हाइड्रोजन चाहिए। क्या चाहिए? हाइड्रोजन चाहिए। तो मतलब आपको कोई ना कोई हाइड्रोजन सोर्स चाहिए, इसको रिड्यूस करना है। तो कहते हैं कि ये जो हाइड्रोजन सोर्स चाहिए ये अगर पानी हो तो नील अंकल कहते हैं कि ये जो हाइड्रोजन सोर्स है ये पानी यूज करते हैं हायर प्लांट्स, मतलब CO2 प्लस H2O, तो फिर क्या होता है CH2ON हो जाएगा। अब हाइड्रोजन आपने यूज कर लिया, बचा क्या? ऑक्सीजन। बचा क्या एक्स्ट्रा? भाई ऑक्सीजन बच गया, तो ये ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है। कहता है ये जो ऑक्सीजन रिलीज होता है ये पानी से आता है जी। तो ये किसकी बात चल रही है? ये बात चल रही है आपके प्लांट्स की बात चल रही है और आपके साइनोबैक्टीरिया की बात चल रही है, यानी कि आपके ब्लू ग्रीन एल्गी की बात चल रही है। लेकिन यहीं पे नील अंकल एक और बात कहते हैं। नील अंकल एक और, ये ऐसे करते हैं, नील अंकल ने एक और बात बोली। नील अंकल कहते हैं तो ब्लू जो आपका ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है, कहते हैं बैक्टीरिया के अंदर ऐसा नहीं है, बैक्टीरिया ऑक्सीजन नहीं रिलीज करता, तो वो कैसे फोटोसिंथेसिस करता है? क्यों नहीं ऑक्सीजन रिलीज हो रहा जैसे प्लांट में हो रहा है, साइनोबैक्टीरिया में हो रहा है? कहता है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया का एग्जाम्पल लो। कहता है ये क्या करता है? ये जिसने जब कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करना है तो सोर्स यूज करता है H2S, सल्फर से ही पता चल रहा था। तो क्या होता है? CH2O, रिड्यूस तो हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज तो बन गया, लेकिन रिलीज सल्फर होता है इसमें, और इस सल्फर को ये अपने वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स के अंदर भी भर के रख सकता है। इज दिस क्लियर? तो नील अंकल ने पानी की इंपॉर्टेंस बताई कि पानी होगा, आपको कोई ना कोई हाइड्रोजन सोर्स चाहिए, हाइड्रोजन सोर्स पानी होगा तो ऑक्सीजन रिलीज होगा, अगर हाइड्रोजन सोर्स H2S होगा तो सल्फर रिलीज होगा। ये नील अंकल की बात थी। अब एक हमारे बहुत ही महान अंकल जी आए, एंगलमैन। एंगलमैन जी, ये ए से नहीं, ये ई वाले एंगलमैन है, ये ए वाले नहीं, ये ई वाले एंगलमैन अंकल हैं। इन्होंने क्या किया बच्चों? सनलाइट आ रही थी, इन्होंने सनलाइट को प्रिज्म में से पास किया और सनलाइट एक एंगल पे टूट गई। सनलाइट एक एंगल पे टूट गई, बताओ कैसे टूटेगी? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, है ना, फिर ग्रीन, पूरा रेनबो बना दो, येलो, देख रहे हो कितने रंग गिनू आपके पास, ऑरेंज, और फिर रेड, तो पूरा विबग्योर हो गया, पूरा स्पेक्ट्रम हो गया। अब अंकल ने ये अलग अलग लाइट पास की आपके एक एल्गी के ऊपर, उस एल्गी का नाम था क्लेडोफोरा। अब अंकल ने क्या देखा कि जब ये लाइट पास कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा अंकल जानना चाहते हैं कि सारी लाइट में से
एक्शन स्पेक्ट्रम किसका है, मतलब अंकल बात करें कि सबसे अच्छी लाइट फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सी है, तो अंकल ने देखा सबसे बढ़िया एक तो ब्लू लाइट में ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है और रेड लाइट में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज मतलब ज्यादा फोटोसिंथेसिस। कैसे चेक किया ऑक्सीजन रिलीज? एरोबिक बैक्टीरिया छोड़ के, तो अंकल ने एरोबिक बैक्टीरिया रिलीज किए, तो इनको ऑक्सीजन चाहिए, तो सबसे ज्यादा ये ब्लू रीजन में इकट्ठे हो गए और ये रेड वाले एरिया में इकट्ठे हो गए आपके एरोबिक बैक्टीरिया। ऐसे उनको पता चल गया। तो एंगलमैन अंकल ने किसके बारे में बात की? एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस। एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस। और अंकल क्या कहते हैं कि आपकी जो फोटोसिंथेसिस है वो सबसे बढ़िया कहाँ पे होती है? ब्लू एंड रेड रीजन में होती है। आओ जी, अब मेरे प्यारे बच्चों कृपया आप देखो, जो आपकी फोटोसिंथेसिस है ना, उसको फोटोसिंथेसिस को दो भाग में बांटना है हमने, ठीक है? फोटोसिंथेसिस को दो पार्ट में डिवाइड करना है। एक आपको अच्छे से पता है यार ये चीजें, एक आपका लाइट रिएक्शन था और एक मेरे प्यारे बच्चों आपका डार्क रिएक्शन था, है ना? एक आपका डार्क रिएक्शन था। जो आपका लाइट रिएक्शन था, जो आपका लाइट रिएक्शन है, ये कहां पर होना है? ये मेम्ब्रेन्स के अंदर होना है। अगर ये मेरा क्लोरोप्लास्ट है, एक बार तो यहाँ पे बेसिक बेसिक मोटी बात समझो, अगर ये मेरा क्लोरोप्लास्ट है तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये थाइलाकॉइड है, तो ये मेम्ब्रेन्स है ना, ये थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन, तो मेम्ब्रेन्स के अंदर आपका लाइट रिएक्शन होगा। तो ये बहुत सारे ये एक सिक्के जैसी चीज थाइलाकॉइड है, अगर एक को ले रहे हो तो थाइलाकॉइड है, और अगर ये पूरा एक के ऊपर एक लगा दिए थाइलाकॉइड तो ये क्या बन गया? ग्रेना। ग्रेना, ठीक है? तो ग्रेनल मेम्ब्रेन्स, ग्रेना की मेम्ब्रेन्स, तो क्या एक और ग्रेना होगा? बहुत सारे ग्रेना होते हैं ऐसे ही। और फिर इन ग्रेना को आपस में जोड़ते हुए भी होते हैं स्ट्रोमा लेमेली। तो कई तरीके की मेम्ब्रेन्स होती हैं आपके क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो ग्रेना वाली मेम्ब्रेन और स्ट्रोमा लेमेली, इन दोनों पे आपका लाइट रिएक्शन चलता है। क्या चलता है बच्चों? लाइट रिएक्शन। और डार्क रिएक्शन, ये जो अंदर वाली खाली जगह दिख रही है तुम्हें, डार्क रिएक्शन कहां होगा? जो अंदर वाली खाली जगह है, दैट इज स्ट्रोमा। दैट इज ट्रोमा। डार्क रिएक्शन है क्या? यही वो स्टेप है जब एक्चुअली तुम CO2 को रिड्यूस करोगे। CO2 की जो रियल रिडक्शन है इनटू CH2ON, ये होनी डार्क रिएक्शन में। लेकिन इसके लिए ना तुम्हें ATP चाहिए, NADPH चाहिए, तो टू 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 आहा टू 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 नहीं बात करनी जी, आपको क्लास ले रहे हैं हम, बाय। सुनो जी, हाँ जी बेटा जान, हाँ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या आपको पॉइंट समझ आ रहा है कि जो इसके लिए आपको ATP चाहिए, इसके लिए आपको NADPH2 चाहिए, तो ये चीजें आपको लाइट रिएक्शन से मिली थी। ये चीजें आपको लाइट रिएक्शन से मिलेंगे। लाइट रिएक्शन कहां हो रहा है? ग्रेनल मेम्ब्रेन, स्ट्रोमा लेमेली में। आओ जरा देखो जरा फटाफट से, एक बार क्विकली तुम्हें मैं बता दूं चीजें, फिर तुम अपना बढ़िया तरीके से पढ़ते रहना, क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे फिर फटाफट से। तो देखो सबसे पहले हमने बनाना है लाइट रिएक्शन। दो जगह होना है, एक जगह मैंने तुम्हें बताया, चलो ग्रेना की मेम्ब्रेन या थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में होता है, थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में हो सकता है लाइट रिएक्शन, या फिर स्ट्रोमा लेमेली। देखो मैं वैसे करा रही हूँ जैसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तुम्हारा, या फिर स्ट्रोमा लेमेली के अंदर हो सकता है। देखो दो तरीके के फोटो सिस्टम, जब तुमने लाइट को पकड़ना है तो लाइट को पकड़ने के लिए पिगमेंट चाहिए हमें। तो लाइट को पकड़ने के लिए जो पिगमेंट होते हैं, पहले तो ये भी बताना पड़ेगा जी तुम्हें, लाइट को पकड़ेंगे कैसे? आ जाओ, लाइट रिएक्शन के लिए लाइट को पकड़ोगे, लाइट पकड़ने के लिए आपके पास लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? लाइट पकड़ने के लिए आपके पास लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है। क्या क्या होता है इसके अंदर? प्रोटीन होती हैं और पिगमेंट होते हैं। कौन कौन से पिगमेंट होते हैं जी? एक तो होता है रिएक्शन सेंटर, जो मेन पिगमेंट है, यही आपका चीफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है। ये आपका मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है जो कि है क्लोरोफिल A। और इसके अंदर होते हैं असेसरी पिगमेंट, और होते हैं मेरे प्यारे बच्चों असेसरी पिगमेंट। असेसरी पिगमेंट कौन कौन से? क्लोरोफिल B, ज़ैंथोफिल,
कैरोटिनॉइड, ये सारे आपके असेसरी पिगमेंट हो गए। नाउ प्लीज सी, अब आपने करना क्या है, कैसे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बनाना है। तो सेंटर के अंदर आपका क्लोरोफिल ए आ जाएगा और उसके आसपास आसपास आपके सारे असेसरी वाले पिगमेंट आ जाएंगे, आसपास सारे असेसरी पिगमेंट आ जाएंगे, मिलके इस चीज को आप लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बोलते हो। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स दो टाइप का हो सकता है। अगर ये क्लोरोफिल ए जो है ये 680 नैनोमीटर पे सबसे अच्छी लाइट एब्जॉर्ब करता है, 6 और 8 दो नंबर हो गए, तो इस तरीके के लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स को आप फोटो सिस्टम 2 बुलाते हो। क्या बुलाते हो, PS2 या फोटो सिस्टम 2। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, फिर से ये आपके आसपास के असेसरी पिगमेंट्स हैं, असेसरी पिगमेंट्स जो हैं वो एंटीना बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एंटीना। एंटीना यूज करते थे ना तुम सिग्नल कैच करने के लिए, तो वेवलेंथ कैच करने के लिए एंटीना है। तो ये एंटीना हो गया, एंटीना के अंदर आपका रिएक्शन सेंटर, यहाँ पे अगर जो आपका क्लोरोफिल ए है वो 700 नैनोमीटर पे बढ़िया लाइट एब्जॉर्ब करेगा, तो एक ही नंबर है, जीरो की कोई वैल्यू नहीं, तो ये आपका फोटो सिस्टम 1 है। एक नंबर तो 1, दो नंबर 6 और 8 तो 2। तो मेरे प्यारे बच्चों ये है आपका फोटो सिस्टम। और पेन चल जा रे पेन, तो आपका ये फोटो सिस्टम 1 है। आई होप दिस इज क्लियर। तो दो तरीके के फोटो सिस्टम है आपके पास। थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर आपके पास फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1 दोनों होते हैं। स्ट्रोमा लैमेली में सिर्फ और सिर्फ फोटो सिस्टम 1 होता है। थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर क्या सिस्टम चलता है, मान लो ये आपकी थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है, ठीक है, यहाँ पे फोटो सिस्टम 2 भी होगा और फोटो सिस्टम 1 भी होगा। तो बेटा जान फोटो सिस्टम 2 पहले लाइट कैच करेगा, क्योंकि 680 नैनोमीटर पहले आ जाएगा, 700 बाद में आएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन ये लाइट कैच करेगा और अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा, ठीक है। फिर अब इसी इलेक्ट्रॉन को आप पास करोगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ने इलेक्ट्रॉन को फोटो सिस्टम 1 को दे देना है। फोटो सिस्टम 1 फिर से लाइट, अब लाइट तो फोटो सिस्टम 1 पे भी गिरेगी 700 नैनोमीटर वाली, तो इसने उस लाइट को यूज किया, इलेक्ट्रॉन को फिर से उछाला। इस बार जब इलेक्ट्रॉन उछला तो इसको NADP पॉजिटिव कैच करके NADPH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कृपया याद रखें कि ये कौन सी स्कीम बनी, ये ऐसे फिर ऐसे फिर ये ऐसे। तो यहां पर Z स्कीम या नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन या फिर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन चलती है, ठीक है। और यहाँ पे स्ट्रोमा लैमिनी के अंदर क्या चलता है, स्ट्रोमा लैमिनी में सिर्फ और सिर्फ आपके पास फोटो सिस्टम 1 होता है। तो फोटो सिस्टम 1 जब इलेक्ट्रॉन उछालता है तो यहाँ पे ना बेटा NADPH2, यहाँ पे रीजन क्या है, यहाँ पे NADPH2 रिडक्टेज भी एब्सेंट है, यहाँ पे NADPH2 रिडक्टेज एंजाइम भी नहीं होता, तो यहाँ पे NADPH2 बन ही नहीं पाता, तो वो इलेक्ट्रॉन को पकड़ेगा ही नहीं NADPH2, क्योंकि वो है ही नहीं एंजाइम इसके पास, तो इसको वापस भेजना पड़ जाता है इस इलेक्ट्रॉन को। अब ये इलेक्ट्रॉन फिर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से पास होकर वापस PS1 में आ जाता है, और आपको तो NADPH2 नहीं बनता यहाँ पे, तो नो NADPH। और ये पे क्या है, एक साइकिल चलती रहती है, एक कोई NADPH2 नहीं बना और ऐसे साइकिल चलती रही इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की, PS1 से चला वापस PS1 में आ गया। तो ये यहाँ पे आपका ये स्ट्रोमा लैमेली के अंदर आपकी साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन चलती है। कैसी, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन चलती है। आई होप दिस इज सुपर डुपर क्लियर। अब जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से आपका इलेक्ट्रॉन पास होगा बेटा, तो हमेशा ATP बनेगा। जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आएगी, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में आई थी, तो ATP बनेगा ही बनेगा। तो ATP दोनों जगह बनेगा, ATP यहां पे बनेगा, ATP यहां पे भी बनेगा, ATP दोनों जगह बना, यहां पे ATP के साथ साथ NADPH2 भी बनता है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ ATP बनता है। अब जो आपका PS2 है ना, देखो PS2 का इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया आपने, NADPH2 को दे दिया इलेक्ट्रॉन, इसने दे दिया, तो PS2 रो रहा है, क्या मेरे पास तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो अब अगर मेरे को फिर से इलेक्ट्रॉन रिलीज करना मैं कैसे करूं, तो PS2 के साथ, तो याद रखो 2 के साथ पानी टूटेगा, तो पानी हमेशा फोटो सिस्टम 2 के साथ टूटेगा, और जब पानी टूटेगा तो क्या रिलीज होगा, प्रोटॉन रिलीज होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, और साथ में ऑक्सीजन।
तो जो ऑक्सीजन रिलीज हुआ आपका वो भी थाइलाकॉइड वाली मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड है, या फिर जेड स्कीम या नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी रिलीज होता है। ऑक्सीजन रिलीज के लिए फोटोसिस्टम 2 चाहिए, यहाँ पे तो है ही नहीं, तो इसलिए नो ऑक्सीजन रिलीज। यहाँ पे ऑक्सीजन भी रिलीज नहीं होता। आई होप ये चीजें आपको क्लियर है। तो स्ट्रोमा लैमेली में सिर्फ PS1 है, सिर्फ और सिर्फ एटीपी बनेगा। यहां पर आपका थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन के अंदर आपके पास PS1 PS2 दोनों है, एटीपी भी बनेगा, NADPH2 भी बनेगा और ऑक्सीजन भी रिलीज होगा। अब आपने एटीपी बना लिया, वो भी बना लिया, अब आपने क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन। दो तरीके से रिडक्शन चल सकती है, एक आपकी C3 साइकिल है, एक आपकी C3 साइकिल है, और एक मेरे प्यारे बच्चों आपकी C4 साइकिल वाली रिडक्शन हो सकती है। देखो सबसे पहले कैसे करना है, C3 साइकिल के अंदर सिर्फ एक ही सेल इन्वॉल्व है, सिर्फ एक ही सेल इन्वॉल्व है, और इस सेल को आप कहते हो मीजोफिल सेल। कौन सा सेल है बेटा जान, ये मीजोफिल सेल है, सिर्फ एक ही सेल इन्वॉल्व है। C4 साइकिल के अंदर दो सेल इन्वॉल्व होते हैं, एक तो यही आपका मीजोफिल सेल, एक तो यही आपका मीजोफिल सेल, एक इसके अंदर थिक वॉल वाला और सेल इन्वॉल्व रहता है, ये इसके अंदर एक थिक वॉल वाला और सेल इन्वॉल्व रहता है, इस सेल को आप कहते हो बंडल शीथ सेल, बंडल शीथ सेल। ठीक है, बंडल शीथ वाले ये जो थिक वॉल वाले बंडल शीथ सेल्स है इसके पास, इसीलिए C4 साइकिल वाले प्लांट्स के पास होती है क्रैन्स एनाटॉमी, क्रैन्स एनाटॉमी जिसमें आपके बंडल शीथ सेल आएंगे। अब देखो इसमें होगा क्या, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड किससे रिएक्ट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड C3 साइकिल में RuBp के साथ रिएक्ट करता है। RuBp के पास 5 कार्बन होते हैं, तो 5 कार्बन ये, एक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड का आ गया, तो मेरे प्यारे बच्चों 6 कार्बन आ गए, मतलब मोटे मोटे 6 कार्बन आ गए। ये वाले स्टेप को आप कार्बोक्सिलेशन कहते हो, क्यों, क्योंकि इसमें CO2 ऐड हुआ, इसके लिए रुबिस्को एंजाइम चाहिए। कौन सा एंजाइम चाहिए, रुबिस्को एंजाइम चाहिए। तो 6 कार्बन हो गए, 5 कार्बन इसके, एक कार्बन इसका, तो 6 कार्बन यहाँ पे आपके पास टोटल हो गए। तो वो 3 कार्बन में टूट जाते हैं, तो 3 कार्बन में टूट जाएंगे। आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएंगे, 2 PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, क्या आ जाएंगे, PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। नेक्स्ट स्टेप में आपको इस एसिड को आप क्या करना चाहते हो, आप कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करना चाहते हो, तो कार्बोक्सिलेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप में रिडक्शन करो। रिड्यूस करना चाहते हो तो हाइड्रोजन चाहिए, हाइड्रोजन के लिए आएगा NADPH2, क्योंकि 2 PGA हैं तो 2 NADPH2 आए, और क्योंकि 2 PGA हैं तो 2 ATP भी कंज्यूम होंगे यहाँ पे। तो अब यहाँ पे ये रिड्यूस हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, PGAL बन जाएगा। AL मतलब एल्डिहाइड, एसिड से एल्डिहाइड बन गया। इसी को आपकी बुक ने ट्रायोज फॉस्फेट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, ट्रायोज फॉस्फेट लिखा हुआ है आपकी किताब में। अब ध्यान दो, 2 PGAL बन जाएंगे इसके, है ना, 6 कार्बन, 2 PGAL में 2 एल्डिहाइड आएंगे, 3 कार्बन वाले। अब होगा क्या, ये जो आपका PGAL है ना मेरे बच्चों, ये एक कार्बन को, ये एक रिड्यूस्ड कार्बन को जिसके ऊपर हाइड्रोजन लगे हुए हैं उसको यहीं पे उतार देगा कि तू अलग चल। अब उसको यहाँ पे उतारा, और बाकी के जो 5 कार्बन थे वो रीजनरेट हो गए। रीजनरेशन में एक ATP और खर्च हो जाएगा, फिर से RuBp बन गया, फिर से साइकिल चलेगी। तो इसके 3 स्टेप कौन से हैं, CR2, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन। एक कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कितने ATP खर्च हुए, 2 ATP यहां, एक यहां, तो 3 ATP खर्च हुए। कितने आपके पास NADH2 खर्च हुए, 2, तो 2 NADPH2 खर्च हुए। अब प्लीज फोटोसिंथेसिस में हमेशा PH2 डालना है, H2 नहीं डालना। फिर बेटा जान जब आप ग्लूकोज बनाओगे तो 6 कार्बन करने पड़ेंगे, ये साइकिल 6 बार चलेगी, तो अब 6 बार करो मल्टीप्लाई इसको, तो 3 ATP हो जाएंगे, 18 ATP, ग्लूकोज के लिए 18 ATP, और कितने NADPH2, 12 NADPH2 चाहिए होंगे आपको ग्लूकोज के लिए। अब देखते हैं प्रॉब्लम क्या है, ये जो आपका रुबिस्को एंजाइम है इसकी प्रॉब्लम है, ये फोटो रेस्पिरेशन करवा देता है। फोटो रेस्पिरेशन मतलब ये इसके अंदर C से कार्बोक्सिलेशन भी, कार्बोक्सिलेशन वाला एक्शन भी है जो ये कर रहा है, ये ऑक्सीजनेशन भी कर सकता है। तो प्रॉब्लम क्या है, रुबिस्को बेईमान है, रुबिस्को बेवफा है। तो ये जो आपका रुबिस्को बेवफा है, इसीलिए इसको एक मोटी सेल वॉल वाले
सेल के अंदर कैद कर दो। रुबिस्को को यहां पटको, इस बेवफा को यहां पटको। ये मोटी सेल वॉल है, अब यहां से बाहर नहीं जा सकता। अब C4 सेल्स के अंदर देखो होगा क्या। C4 सेल के अंदर जो प्राइमरी, जब कार्बन डाइऑक्साइड आएगी तो उसका प्राइमरी एक्सेप्टर कौन होगा। जैसे यहां पे तो प्राइमरी एक्सेप्टर ये प्राइमरी एक्सेप्टर, ये था प्राइमरी एक्सेप्टर 5 कार्बन वाला। यहां पे जो प्राइमरी एक्सेप्टर है वो 3 कार्बन वाला है, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, 3 कार्बन वाला। तो एक कार्बन ये, 3 ये, 4 कार्बन हो गए आपके पास। आ गया ऑक्सैलो एसिटिक एसिड OAA, ये एक 4 कार्बन वाला एसिड है। प्लीज याद रखो यहां पे सिर्फ और सिर्फ कार्बोक्सिलेशन हो सकती है। इस एंजाइम का नाम है पेप्केज, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज, पेप्केज। अब OAA को आप फेंकते हो आपके बंडल शीट सेल के अंदर। बंडल शीट सेल में जाते ही OAA क्या शो करता है, डी कार्बोक्सिलेशन। क्या करेगा मेरे प्यारे बच्चों, डी कार्बोक्सिलेशन। मतलब क्या रिलीज कर देगा, CO2 रिलीज कर देगा। CO2 रिलीज कर देगा, रुबिस्को है यहाँ पे, तो केल्विन साइकिल चल पड़ेगी। यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों केल्विन साइकिल चल पड़ेगी और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, OAA पाइरुवेट में। इस पाइरुवेट को आप वापस भेज दोगे और फिर से फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट बना लोगे। जब आपने पाइरुवेट से फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट बनाना है तो इस स्टेप के अंदर आपका एक ATP कंज्यूम होगा और सीधा AMP बन जाएगा। ATP यूज किया और AMP बन गया रीजनरेशन में। जब फिर से पाइरुवेट से फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट बनाया तो काइंड ऑफ तुम्हारे 2 ATP खर्च हो गए, क्योंकि ATP से ADP बना, ADP से AMP बना। तो इसीलिए यहाँ पे 2 ATP एक्स्ट्रा लगते हैं। यहां पर एक कार्बन की फिक्सेशन में 3 ATP लगे, तो यहां पे जब आप एक कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन करोगे तो 5 ATP लगेंगे और 2 आपके NADPH2 लगेंगे एक कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन में। तो ये आपके C4 प्लांट्स हैं। इनके एग्जाम्पल देख लो भाई, मेज और सोरघम, इनके एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी ने दिए हुए हैं। आइए आगे क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। मेरे हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट के अंदर मैंने KOH यूज किया, रटा हुआ होना चाहिए। KOH किस चीज के लिए, लाइट के लिए, ऑक्सीजन के लिए, वाटर के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल। जहां पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आ जाए उसमें क्या होगा, दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। जब इंटेंसिटी लाइट की लो है तो क्लोरोप्लास्ट कैसे अलाइन करेंगे, क्लोरोप्लास्ट ऐसे अलाइन करेंगे आपकी सेल वॉल के साथ कि ज्यादा से ज्यादा सनलाइट को अपने अंदर ले सके। तो पैरेलल टू सेल वॉल कैसे लग जाएंगे, पैरेलल टू सेल वॉल लग जाएंगे क्लोरोप्लास्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फॉर असेसरी पिगमेंट, असेसरी पिगमेंट क्लोरोफिल B, ज़ैंथोफिल, कैरोटिनॉइड्स। तो क्लोरोफिल B है, ज़ैंथोफिल है, कैरोटिनॉइड्स है। लाइट एब्जॉर्ब करेंगे फिर क्लोरोफिल A को दे देंगे, ये वाइडर रेंज ऑफ वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं। तो सारे ऑप्शन ठीक हैं, लेकिन एक चीज एक्स्ट्रा है, ये एक और काम करते हैं, प्रिवेंट फोटो ऑक्सीडेशन। तो बेटा जान, दे प्रिवेंट फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफिल A। ये क्लोरोफिल A को एक्सेसिव लाइट से भी बचाते हैं। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में क्या क्या होता है तुम्हें अभी बताया मैंने। तो इसके अंदर फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 दो तरीके के लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है। कह रहा है इनके अंदर बहुत फ्यू मॉलिक्यूल्स है क्लोरोफिल ए के। फ्यू नहीं भाई, ओनली 1, एक ही मॉलिक्यूल होता है क्लोरोफिल ए का, ठीक है। और हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं ये बाउंड टू प्रोटीन। तो ए ऑप्शन ठीक है और सी सही है। क्लोरोफिल ए का एक ही मॉलिक्यूल होता है। फोटोसिस्टम में किस किस चीज के बने होते हैं, फोटोसिस्टम आर मेड अप ऑफ रिएक्शन सेंटर एंड एंटीना, तो ए एंड बी। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे होता है, डाउन हिल इन टर्म्स ऑफ रिडॉक्स पोटेंशियल ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन। जब लाइट रिएक्शन होता है तो ADP इज फॉस्फोराइलेटेड, फिर उससे ATP बन जाता है फॉस्फेट ऐड करके, एंड NADP इज रिड्यूस्ड टू NADPH2। रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। प्रोटोन ग्रेडियंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों प्रोटोन ग्रेडियंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्रेक डाउन होगा तो एनर्जी रिलीज होगी। अगर ये टूटेगा प्रोटोन ग्रेडियंट तो एनर्जी रिलीज होगी। प्रोटोन ग्रेडियंट जब टूटता है उससे जो एनर्जी रिलीज होती है उससे हम ATP बनाते हैं। ये कौन सी हाइपोथेसिस थी, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस।
केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस के अंदर आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है? केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस कहते हैं क्या क्या चाहिए आपको? आपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से अपने इलेक्ट्रॉन को पास किया, तो अब आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है? कैसे आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वाले इलेक्ट्रॉन से आप एटीपी बना सकते हो? देखो ध्यान से, एक तो आपको मेम्ब्रेन चाहिए होती है, एक आपको मेम्ब्रेन चाहिए होती है, एक आपको प्रोटोन पंप चाहिए होता है, फिर उसकी मदद से आप प्रोटोन ग्रेडियंट बनाते हो, और इसी प्रोटोन ग्रेडियंट को तोड़ के एटीपी बनाते हो आप एटीपी सिंथेज को यूज करके। तो ये 4 चीजें चाहिए, मेम्ब्रेन चाहिए, प्रोटोन पंप चाहिए, और प्रोटोन का ग्रेडियंट बन जाएगा। वो ग्रेडियंट कैसे टूटेगा? एटीपी सिंथेज की मदद से, और एटीपी बनाएंगे। आइडेंटिफाई एबीसीडी। ए क्या है जी? ये ए क्या है? ए है आपका फोटो सिस्टम 2, जो पहले इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। सी क्या है? सी है आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। बी क्या है? फोटो सिस्टम 1। तो जरा ढूंढो जी इसके अंदर। तो ए, जो ए है फोटो सिस्टम 2 है, बी फोटो सिस्टम 1 है, और ये देखो आंसर आएगा डी। आंसर आएगा डी। कहां पे कंफ्यूजन है? ये तो 2 है और ये 1 है। प्रॉब्लम सी और डी में से हमने यहां आगे देखो, ऊपर वाले ऑप्शन में साइटोक्रोम बी और सी दिया हुआ है, जो आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है। ये देखो, ध्यान से देखो, अगर आपका ये फोटो सिस्टम 2 है और ये आपका फोटो सिस्टम 1 है, मतलब ये थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन है जहां पे दोनों फोटो सिस्टम है। इसने इलेक्ट्रॉन उछाला, इसका इलेक्ट्रॉन पकड़ता है फियोफाइटिन। कौन पकड़ता है? फियोफाइटिन। लेकिन ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ। इससे आगे जब इलेक्ट्रॉन जाता है ना बच्चों, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, वहां पे 3 चीजें आनी है, पीसीपी। 3 चीजें आनी है, पीसीपी। ठीक है, पी से आएगा, पहले पी से आएगा प्लास्टोक्यूनॉन, लास्ट वाला पी है पीसी, प्लास्टोसाइनिन, और बीच में है साइटोक्रोम B6F। तो जब आप बात कर रहे हो अपने क्लोरोप्लास्ट की, तो वहां पे साइटोक्रोम B6F आता है। साइटोक्रोम बी और सी ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया में आएंगे। तो आंसर आएगा डी। आगे देखो, प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। ठीक है, यूज फॉर, तो बताओ C3 कौन से होते हैं? C4। C3 प्लांट्स तुम्हें पता है 2 PGA बनाते हैं, C4 हमें पता है OAA बनाते हैं। ठीक है ना, PGA 3 कार्बन का कंपाउंड है तभी इसे C3 बोलते हैं, OAA 4 कार्बन कंपाउंड है तभी ये C4 प्लांट्स है। रुको, अब गर्मी हो गई, रुको जी, भाई गर्मी, वो वाली गर्मी हो गई अब तो। चलो जी पंखा जी चल जाओ जी, बहुत गर्मी हो गई। विद रेफरेंस टू 3 केल्विन साइकिल, जरा पढ़ो यहाँ पे क्या लिखा है। 3 केल्विन साइकिल अगर चलेंगी तो कितने भाई? 1 केल्विन साइकिल से 2 PgAl बनते थे, तो 3 चलाओगे तो 6 PgAl बन जाएंगे। अभी तो पहले से सॉल्व हो गया, 6 PgAl। आगे देखो, पेप्केज का क्या फायदा है? पेप्केज सिर्फ और सिर्फ, देखो पेप्केज जो है, रुबिस्को जो है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है, रुबिस्को बेवफा है, लेकिन पेप्केज नहीं करता। पेप्केज सिर्फ और सिर्फ कार्बोक्सिलेशन ही कराता है। पेरोक्सिसोम्स किस काम आते हैं? तो बेटा जान ये ना, देखो 3 सेल ऑर्गेनली हैं, एक आपका क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और पेरोक्सिसोम। ये 3 आपके सेल ऑर्गेनली हैं, और ये तीनों आपके फोटो रेस्पिरेशन, तीनों आपके फोटो रेस्पिरेशन में काम आएंगे। लेकिन फोटो रेस्पिरेशन के जो रिएक्शन है ना, वो अब हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए हमने इनकी बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। वैसे इसका आंसर ए है, पर हमने टेंशन नहीं लेनी फोटो रेस्पिरेशन के रिएक्शन की। फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, प्लांट फैक्टर, जो प्लांट के ही फैक्टर है, तो प्लांट के पास कितने पत्ते हैं, मीजोफिल सेल कितने हैं, क्लोरोप्लास्ट कितने हैं, ये सारे प्लांट के फैक्टर है। देखो अदरवाइज ये देखो, लाइट कैसा हो गया? एक्सटर्नल फैक्टर हो गया। टेम्परेचर भी कैसा हो गया? एक्सटर्नल फैक्टर। एनवायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है? ये एक्सटर्नल फैक्टर हो गया। तो आपसे प्लांट फैक्टर पूछ रहे हैं, मतलब जो इंटरनल प्लांट फैक्टर्स थे। ठीक है, आगे देखो, C3 plants show optimum photosynthesis at, तो C3 plant बेस्ट फोटोसिंथेसिस कहां पे दिखाएंगे? हाई ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन, हाई CO2 कॉन्सेंट्रेशन। तो बेस्ट भाई C3 में, अगर CO2 याद रखो, अगर CO2 कॉन्सेंट्रेशन लो हो गई और लाइट इंटेंसिटी हाई हो जाए, दो चीजें देखो,
अगर लाइट इंटेंसिटी तो हो जाए हाई और CO2 कॉन्सेंट्रेशन हो जाए लो, तो ऐसे केस में फोटो रेस्पिरेशन हो जाएगा। ऐसे केस में फोटो रेस्पिरेशन हो जाएगा आपके C3 प्लांट्स के अंदर। तो इसलिए जो C3 प्लांट्स हैं वो हाई CO2 कॉन्सेंट्रेशन पे बढ़िया फोटोसिंथेसिस करते हैं, हाई CO2। इसीलिए हाई CO2 कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करते हो आप ग्रीन हाउसेस बनाकर, ग्रीन हाउसेस बनाकर। इसीलिए जो आपके C3 प्लांट्स हैं जैसे कि टमाटर और जैसे कि बेल पेपर, इनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा अच्छी हो जाती है क्योंकि ग्रीन हाउस के अंदर आप बेटर CO2 कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन कर पाते हो। अगले क्वेश्चन पे चलिए जी। एसर्जन रीजन देखो, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ग्लूकोज इज फॉर्म्ड, बट कहते हैं ग्लूकोज बना लेकिन स्टोर हमने स्टार्च किया। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज ऑस्मोटिकली एक्टिव होता है और स्टार्च नहीं होता। बिल्कुल सही, ग्लूकोज ऑस्मोटिकली एक्टिव होता है, ज्यादा ग्लूकोज होने से सेल फट भी सकता है। तो दोनों चीज, दोनों रीजन मतलब एसर्जन रीजन दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए शोज क्लोज कोरिलेशन विद एक्शन स्पेक्ट्रम, है ना। ब्लू और रेड में ये बेस्ट एब्जॉर्प्शन दिखाता है, ब्लू और रेड में बेस्ट फोटोसिंथेसिस होती है। फोटो सिस्टम 1 और 2 दोनों के पास क्लोरोफिल ए होता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन रीजन एसर्जन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, बी ऑप्शन। प्रेजेंस ऑफ असेसरी पिगमेंट इंक्रीजेस फोटोसिंथेसिस। कैसे? क्योंकि ज्यादा वेवलेंथ लाइट की एब्जॉर्ब हो पाई, क्योंकि डिफरेंट वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो पाई। तो रीजन भी करेक्ट हो गया, ए आंसर आ गया। दोनों स्टेटमेंट सही है, रीजन भी करेक्ट है। वाटर सॉल्युबल पिगमेंट कौन सा है? देखो, जेंथोफिल, क्लोरोफिल, कैरोटिनॉइड्स, ये सारी मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती हैं। मेम्ब्रेन के अंदर अगर कोई चीज प्रेजेंट है, इसका मतलब वो लिपिड सॉल्युबल है, क्योंकि तुम्हारी मेम्ब्रेन ही लिपिड की बनी हुई है। तो एंथोसाइनिन एक ऐसा पिगमेंट है जो वाटर सॉल्युबल है, और ये कहां पे मौजूद होता है? तुम्हारे वैक्यूल के अंदर। कहां प्रेजेंट होता है? सेल वैक्यूल के अंदर। अब कह रहे हैं एक प्लांट है गार्डन में, फोटोसिंथेसिस अवॉइड कर पा रहा है, फोटो रेस्पिरेशन अवॉइड कर पा रहा है, C4। सोचने की भी जरूरत नहीं है, फोटो रेस्पिरेशन अवॉइड कर पा रहा है, C4। अब कह रहे हैं दो स्टेटमेंट्स देखो जी। अर्लीस्ट ऑर्गेनिज्म जो धरती पे आए वो एनएरोब होंगे। शुरू में तो धरती का एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग था, नहीं था उतना ऑक्सीजन। फिर कह रहे हैं द फर्स्ट ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, जो पहली बार जब खाना बनाया तो कीमो ऑटोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म ने बनाया। ये भी हमने पिछले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में किंगडम मोनेरा में पढ़ा है। दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स सही हैं। प्रोसेस दैट मेक्स इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट। तो फोटो रेस्पिरेशन, C3 और C4 में क्या फर्क है? फोटो रेस्पिरेशन। फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट इज प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इन। फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट किसमें होता है? C4 प्लांट्स के अंदर। C4 प्लांट के अंदर होता है क्योंकि C3 प्लांट्स के अंदर तो RUBP है प्राइमरी एक्सेप्टर, RUBP होता है। रिएक्शन मैंने तुम्हें लिख के दिखा दी है। फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, कौन सी स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? लाइट के को लेकर सैचुरेशन 10% पे आ जाती है, ट्रू। अगर CO2 कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करोगे, अब कितनी 0.05% पे ले जाओगे तो CO2 फिक्सेशन रेट भी बढ़ जाएगा, ट्रू। C3 प्लांट्स हायर टेम्परेचर को रिस्पॉन्ड करते हैं और C3 प्लांट्स हैव मच लोअर टेम्परेचर ऑप्टिमम, ट्रू। ओए ये गलत हो गया भाई, ये गलत हो गया। ये देख, मैं तुम्हें C4 प्लांट जो होते हैं बच्चों, इनका टेम्परेचर ऑप्टिमम यहाँ पे लिख लो जी, अलग लिख लो। C4 प्लांट्स जो होते हैं ये ड्राई ट्रॉपिकल एरिया, ट्रॉपिक मतलब गर्म इलाके के पौधे हैं। तो C4 प्लांट्स 30 to 40 डिग्री C में बढ़िया फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। और अगर आप C3 की बात करें तो ये टेम्परेट यानी कि ठंडे इलाके के पौधे होते हैं, और इसका आएगा टेम्परेचर 20 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे इन्होंने उल्टा दिया हुआ है ना, C3 को हायर टेम्परेचर कर दिया, तो ये स्टेटमेंट गलत है। टोमेटो एक ग्रीन हाउस क्रॉप है तो इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी अगर CO2 ज्यादा है। टोमेटो और बेल पेपर दोनों, बता दिया आपको। ऑक्सीजन नहीं बनेगा कब? किसकी फोटोसिंथेसिस में? ग्रीन सल्फर की, क्योंकि सल्फर निकलता है इसमें, ये पानी की जगह H2S यूज करता है। Which of the following is not a product of light reaction? NADH, क्योंकि NADPH होता है फोटोसिंथेसिस में। तो लाइट रिएक्शन के अंदर प्लास्टोक्विनोन कहां कैसे इलेक्ट्रॉन पास करता है? तो PS2 ने इलेक्ट्रॉन फेंका, फिर वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में गया जहां पे PCP आया, प्लास्टोक्विनोन, फिर आएगा साइटोक्रोम B6F,
फिर प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोसाइनिन ने दे दिया फोटोसिस्टम 1 को। अब प्लास्टोक्विनोन किसको दे, किसके बीच में है, फोटोसिस्टम 2 और साइटोक्रोम B6F के बीच में, फोटोसिस्टम 2 और साइटोक्रोम B6F के बीच में। पहला स्टेबल प्रोडक्ट सोरघम, मेज और सोरघम C4 प्लांट, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड 4 कार्बन वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट आपको इनकरेक्ट लग रही है। साइक्लिकल फोटोफॉस्फोराइलेशन में दोनों होते हैं, साइक्लिकल में सिर्फ और सिर्फ कौन था, सिर्फ और सिर्फ PS1 था, तो पहली ही स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई। बाकी तीनों, ग्रेना लैमेली के पास दोनों चीजें होती हैं 1 और 2, स्ट्रोमा लैमेली के पास सिर्फ PS1 होता है और NADP रिडक्टेज एंजाइम भी नहीं होता। बाकी स्टेटमेंट सही है। आ जाओ अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम, अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज, अच्छा ये भी एक क्वेश्चन कर लो, तो बेटा जान क्वेश्चन करो फटाफट से। प्रोसेस दैट मेक्स इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4, कौन सी प्रोसेस है, फोटो रेस्पिरेशन। कौन सी प्रोसेस है, फोटो रेस्पिरेशन। आओ जी, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। सीधा सीधा मोटा मोटा बात समझो, ये तुम्हारा जो सारा ब्लैक बोर्ड है ना बेटा, सारा ब्लैक बोर्ड एक सेल है, सारा ब्लैक बोर्ड एक सेल है, और इसी ब्लैक बोर्ड के अंदर ये मैंने बना दिया एक माइटोकॉन्ड्रिया, ये मैंने क्या बना दिया, एक माइटोकॉन्ड्रिया। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, है ना, उसकी इनर मेम्ब्रेन पे क्रिस्टी होते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनो, सबसे पहले तुमने जैसे ही ग्लूकोज खाया, जैसे ही तुमने ग्लूकोज खाया, ग्लूकोज के पास 6 कार्बन है, तुमने कितने कार्बन डाइऑक्साइड बनाने हैं, 6 कार्बन डाइऑक्साइड बनाने हैं। जब तक बने नहीं तुम रुकोगे नहीं, तो और तुम थकोगे नहीं। आओ जी, सबसे पहले ये ग्लूकोज का, ये साइटोप्लाज्म है जी बाहर, माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर आपका साइटोप्लाज्म है, बाकी सारे बोर्ड में तुम्हें साइटोप्लाज्म दिख रहे हैं। तो साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज किसमें टूटेगा, ग्लाइकोलाइसिस होगी, और क्या बन जाएंगे, फॉस्फोइनॉल, सॉरी क्या बन जाएगा बेटा, पायरुविक एसिड या पायरुवेट। पायरुवेट, पायरुवेट 3 कार्बन का होता है, तो आपके पास 2 पायरुवेट आ जाएंगे, एक भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं। 6 कार्बन वाला ग्लूकोज था, पायरुवेट पायरुवेट में टूट गया। जब ये हुआ, जब आपका ये ग्लाइकोलाइसिस चल रहा था, इस प्रोसेस के अंदर आपने क्या क्या कमाई की, आपने नेट 2 ATP कमाए और आपने 2 NADH2 कमाए। अब P नहीं आएगा क्योंकि अब फोटोसिंथेसिस नहीं है, तो 2 NADH2 आ गए, 2 ATP आ गए ग्लाइकोलाइसिस में। अब क्या हुआ, अब पायरुवेट को आगे क्या करना है, अब यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता साइटोप्लाज्म में, आगे तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाना पड़ेगा। मान लो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाने का जुगाड़ ही नहीं है, अंदर जाना है ही नहीं माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे कि आपके बैक्टीरिया के पास होता ही नहीं, या फिर मान लो ऑक्सीजन नहीं है। तो अगर मान लो ऐसी सिचुएशन है आपके पास कि इस स्टेज के पास जब ग्लूकोज से आपके पास पायरुविक एसिड आ गया, अगर इससे आगे माइटोकॉन्ड्रिया अवेलेबल नहीं है या ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में होगा आपका एनएरोबिक रेस्पिरेशन। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर देखो क्या चलेगा, 2 तरीके से पॉसिबिलिटी है, या तो लैक्टिक एसिड बन जाएगा जो कि हमारे मसल्स के अंदर बनता है ना, हमारे मसल्स में क्रैम्प पड़ जाते हैं ना, ज्यादा एक्सरसाइज कर लो तो क्यों पड़ते हैं, ऑक्सीजन कम हो गया, हमारे मसल्स में क्या क्रैम्प पड़ते हैं, और ये बैक्टीरिया में भी होता है। तो बैक्टीरिया में, हमारे मसल में, तो पायरुवेट कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड में। 2 पायरुवेट थे, एक ग्लूकोज से बने, तो 2 लैक्टिक एसिड बन जाएंगे। इसी प्रोसेस में 2 NADH कंज्यूम हो गए, तो नेट तुम्हारे पास गेन क्या आया, ग्लूकोज से जब पायरुवेट बनाया था तो तुम्हारे पास 2 NADH और 2 ATP का गेन आया था। तो नेट गेन यहाँ पे क्या कमाया तुमने, 2 ATP कमाए, 2 ATP कमाए तुमने। जब ग्लूकोज को किसमें कन्वर्ट कर दिया तुमने, लैक्टिक एसिड में, 2 लैक्टिक एसिड बन गए। फिर उसके बाद मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आओ। फिर ये जो आपका पायरुविक एसिड है, लैक्टिक एसिड के सामने से कृपया 2 हटा दें। आओ, अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, अब यही जो आपका पायरुवेट एसिड है, ये अगर आप बात करोगे ईस्ट की, अगर आप अपनी ईस्ट की बात करोगे तो ये इथेनॉल जो कि 2 कार्बन वाला है और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। यही कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से आपका ईस्ट ब्रेड बनाता है, क्योंकि ब्रेड के अंदर जो छेद छेद होते हैं ना, वो तभी निकलते हैं, छेद तभी बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के निकलने से। तो इस प्रोसेस के अंदर भी NADH कंज्यूम हो गया। तो मोटा मोटा बात समझो कि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में एक ग्लूकोज से,
एक ग्लूकोज से तुम्हें नेट सिर्फ 2 एटीपी ही मिलते हैं। तो लेस देन 7% एनर्जी, लेस देन 7% एनर्जी ही तुम ग्लूकोज की निकाल पाते हो। ये कहानी हो गई एनारोबिक की। अब मान लो हमारे पास एरोबिक सिचुएशन है, मान लो हमारे पास एरोबिक सिचुएशन है, फिर क्या होगा बेटा? अब ये पायरुवेट को तुम फेंकोगे माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स के अंदर। यहां पर इस पायरुवेट को कन्वर्ट कर दिया जाएगा, यहां पर बेटा इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा एसिटाइल को ए में। किसमें कन्वर्ट हो गया ये? एसिटाइल को ए में। और ये पायरुवेट 3 कार्बन का था, एसिटाइल को ए 2 कार्बन का है। तो यहां पर एक कार्बन डाइऑक्साइड तुम्हारी उड़ गई, यहां पर एक कार्बन डाइऑक्साइड उड़ गई, क्योंकि तुम्हारे पास पायरुवेट कितने हैं? 2। तो आगे एसिटाइल को ए भी कितने बनेंगे? 2। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी कितनी उड़ेंगी? 2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये और ये। तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड तो तुमने यहां उड़ा दी, ठीक है। इस प्रोसेस में भी आपके पास 2 NaDH2 आ जाएंगे, क्योंकि 2 पायरुवेट है तो 2 NaDH2 आ गए। फिर मेरे प्यारे बच्चों, अब ये एसिटाइल को ए का क्या करोगे? अब ये जाएगा क्रेब्स साइकिल। दो एसिटाइल को ए है तो आपके पास 2 क्रेब्स साइकिल चलेंगी, 2 क्रेब्स साइकिल चलेंगी, ठीक है। हर एक क्रेब्स साइकिल के अंदर 3 तो आपके NaDH2 बनेंगे, एक आपका FADH2 बनेगा और एक आपका GTP या फिर ATP बनेगा, एक आपका GTP या ATP बनेगा। अब 2 क्रेब्स साइकिल हैं तो कितने? 6 NaDH2, 2 FADH2 और 2 GTP। तो नेट गेन बताओ। और इसी क्रेब्स साइकिल के अंदर, इसके अंदर भी एक एसिटाइल को ए आया, इधर भी एसिटाइल को ए आया। एसिटाइल को ए में 2 कार्बन थे तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड इस साइकिल में उड़ जाएंगी, 2 कार्बन डाइऑक्साइड आपने इस साइकिल में उड़ा दी और 2 कार्बन डाइऑक्साइड आपने इधर उड़ा दी। तो नेट आपके पास 1 2 3 4 5 6 कार्बन डाइऑक्साइड उड़ा दी और आपके पास नेट गेन क्या आया? देखो जी, 2 NaDH2 गिनो पहले, 2 इसमें आए, 2 और 2 4 और 3 इसमें 7 और 3 ये वाली क्रेब्स साइकिल में, मतलब आपके पास टोटल 10 NaDH2 आ गए। टोटल आपके पास 10 NaDH2 आ गए। FADH2 कितने आए? एक स्क्रैप साइकिल में और एक स्क्रैप साइकिल में, तो 2 FADH2 आ जाएंगे। अब सीधा सीधा एटीपी कितने बने? जो सीधा सीधा बन गए, जो सीधा सीधा एटीपी बने उसे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। 2 एटीपी यहां सीधा सीधा बन गए और एक जीटीपी यहां और एक इसमें, मतलब टोटल 4। तो जीटीपी को भी एटीपी में गिन लो, तो 4 एटीपी आपके पास सीधा सीधा बन जाते हैं। 2 आपके पास बनते हैं क्रेब्स साइकिल में और 2 आपके पास बनते हैं ग्लाइकोलिसिस में। अब बेटा जान जरा कैलकुलेशन करो, एक NaDH2 से आपको 3 एटीपी मिलते हैं, 10 से कितने मिलेंगे? 30 एटीपी यहां आ गए। एक FADH2 से 2 एटीपी मिलते हैं, 2 से कितने मिलेंगे? 4 एटीपी यहां आ गए और 4 एटीपी ये थे। तो टोटल हमारी 38 एटीपी की कैलकुलेशन हुई पूरी। और इसी के साथ हम नेक्स्ट टॉपिक पे भागते हैं। ये आपकी एसिटाइल कोए दिया हुआ है। अब ये कौन सा दिया हुआ है आपको? ये दिया हुआ है आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब जो NaDH2 था आपके पास या फिर आपके पास जो FADH2 था, अगर उसको, रुको यार बहुत ठंड होगी बच्चों, अगर आपके पास जो NaDH2 था या फिर आपके पास जो FADH2 था, अगर आपने उससे एटीपी बनाना है तो कहां बनाओगे? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। कहां पे जाना पड़ेगा? यहां पे। ये जो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया की इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है बच्चों, यहां पर इस जगह पर आपके कुछ कॉम्प्लेक्सेस हैं, 1 2 3 4 और एक 5, 5वां कॉम्प्लेक्स इधर बना लो, 5। तो टोटल 5 कॉम्प्लेक्सेस हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के ऊपर। आओ देखो वो कॉम्प्लेक्सेस कैसे काम करते हैं, फटाफट से देखो जरा। तो सबसे पहले जो आपका NaDH2 होता है वो अपना इलेक्ट्रॉन देता है कॉम्प्लेक्स 1 को, तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? NaDH2 रिडक्टेज या डिहाइड्रोजनेज। क्या कहते हैं? NaDH2, क्योंकि इसने NaDH2 से इलेक्ट्रॉन लिया तो ये NaDH2 डिहाइड्रोजनेज है। फिर उसके बाद बेटा जान आया आपका FADH2। FADH2 अपना इलेक्ट्रॉन देता है कॉम्प्लेक्स 2 को और इसको आप कहते हो सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज। सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज
थक गए भाई किनू मैम, आज तो क्लासेस चल रही थी ज्यादा, आज आपके किनू मैम थक गए। डिहाइड्रोजनेज, ठीक है। और फिर मेरे प्यारे बच्चों इन दोनों ने इलेक्ट्रॉन किसकी मदद से, यूबीक्विनोन की मदद से, इन दोनों ने अपना इलेक्ट्रॉन यूबीक्विनोन को देना है और यूबीक्विनोन की मदद से ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा कॉम्प्लेक्स 3 को, कॉम्प्लेक्स 3 को। ये हमने पढ़ा था ना साइटोक्रोम BC1, तो साइटोक्रोम BC1 ये है आपका कॉम्प्लेक्स 3, ठीक है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, वहां पे साइटोक्रोम B6F था, यहाँ पे BC1 है। फिर मेरे प्यारे बच्चों यहां से इस इलेक्ट्रॉन को आपका साइटोक्रोम सी इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ेगा और अगले कॉम्प्लेक्स को दे देगा जो कि है कॉम्प्लेक्स 4। और ये कॉम्प्लेक्स 4 का नाम क्या है, क्योंकि ये साइटोक्रोम सी से इलेक्ट्रॉन पकड़ता है, ये साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज है। ये क्या है, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। तो ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 और 2 से इलेक्ट्रॉन आया 3 के पास, कौन लेकर आया, यूबीक्विनोन। 3 से गया 4 के पास, कौन लेकर आया, साइटोक्रोम सी, और नाम क्या है, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। जितने भी कॉम्प्लेक्सेस हैं सबके पास आयरन सल्फर होता है, सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स 4 है जिसके पास कॉपर है, कॉम्प्लेक्स 4 है जिसके पास कॉपर है। क्यों है कॉपर, क्योंकि ये स्पेशल है। ये अपना इलेक्ट्रॉन फाइनली जो आपका कॉम्प्लेक्स 4 है ये इलेक्ट्रॉन दे देगा ऑक्सीजन को, और ऑक्सीजन O2 नेगेटिव बन जाएगा और फिर यहां से पानी बन जाएगा। तो ऑक्सीजन है फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये क्या है बेटा जान, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। फाइनल जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके ऑक्सीजन ने लेना होता है, किससे लेता है, कॉम्प्लेक्स 4 से, कॉपर वाले से। फिर हम अगर बात करेंगे आपके कॉम्प्लेक्स 5 की, तो बेटा जान कॉम्प्लेक्स 5 को आप F0 F1 पार्टिकल की तरह जानते हो। ये देखो F0 जो है ये 1 जैसा लग रहा है और F1 जो है ये 0 या फिर नॉट जैसा लग रहा है ना। तो F0 F1 पार्टिकल, F1 पार्टिकल ही है वो जहां पे ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलकर ATP बनाते हैं। अब कितने प्रोटॉन पास होंगे इसमें से, तो मेरे प्यारे बच्चों आपकी नई एनसीईआरटी ने चेंज कर दिया है, प्लीज रिमेंबर 4 प्रोटॉन पास होंगे तो एक एटीपी बनेगा। गलत किया तो मुंडियां मरोड़ी जाएंगी। देख रहे थे डेडिकेशन से पढ़ा रहे कि मैम गलत किया तो मुंडियां मरोड़ी जाएंगी। अब ध्यान दो यहाँ पे, फैट कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन सब टूटेंगे, सब टूटेंगे, सब फूटेंगे, ठीक है, जैसे हम पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट से क्या बना था, क्रेब्स साइकिल फाइनल चली थी, कार्बन डाइऑक्साइड बना था, ये सब तुम्हें पता है। फैट अगर टूटेगा तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूटेगा। ये जो एसिड है ये जाके एसिटाइल को ए वाले स्टेप पे जुड़ जाएगा। कहा, ये एसिड किसमें कन्वर्ट होगा, एसिटाइल को ए। और ये ग्लिसरॉल किसमें कन्वर्ट होगा, ये ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, जो कि ग्लाइकोलिसिस का एक स्टेप है, ठीक है। फिर अगर आप प्रोटीन का देखो, अमाइनो एसिड का, प्रोटीन किसमें टूटती है, अमाइनो एसिड। और प्रोटीन पी है ना, तो ये कहां पे एंट्री मारेगी, पायरुविक एसिड पे, पायरुवेट वाले स्टेप पे। प्रोटीन पी है, कहां पे एंट्री मारती है, पायरुवेट वाले स्टेप में एंट्री मारेगी। और फैटी एसिड ए से एसिटाइल को ए पे एंट्री मारेगा। चलो क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो। रेस्पिरेटरी सब्सटेंसेस आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस व्हिच आर डैश ड्यूरिंग व्हिच आर ऑक्सीडाइज्ड। रेस्पिरेशन के टाइम पे ऑक्सीडाइजेशन होती है, ऑक्सीडेशन होती है। रिलीज्ड एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय ऑक्सीडेशन इज स्टोर्ड एज, कैसे स्टोर करते हैं हम, ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन, कॉन्सेंट्रेशन एटीपी बना के। कैसे स्टोर करते हैं एनर्जी, एटीपी के फॉर्म में स्टोर करते हैं हम, और क्या करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस, कौन से स्टेप पे एटीपी यूज होने वाला है, जहां फॉस्फेट लगाया जाएगा। जैसे ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना तो एटीपी लगाया है ना, फॉस्फेट ग्रुप ऐड किया। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बना, 2 फॉस्फेट आ गए। तो ये दोनों स्टेप पे आप एटीपी कंज्यूम कर रहे हो। अगर इस स्टेप में देखो तो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से पायरुवेट बना रहे हो, यहां पे आप एटीपी बनाओगे, कंज्यूम नहीं करोगे। यहां पे तो आप एटीपी रादर बनाओगे। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट का फॉस्फेट निकाला है आपने यहाँ पे, तो यहाँ पे पायरुवेट बना, ठीक है। चलो अगले स्टेप पे चलते हैं। 2 NADH एरोबिक ग्लाइकोलिसिस में कितने एटीपी देंगे, 6। 2 NADH से 6 एटीपी आएंगे। फेज कॉमन जो एरोबिक और एनारोबिक दोनों में होता है फेज, ग्लाइकोलिसिस अभी देखा हमने, ग्लाइकोलिसिस दोनों में था। पायरुविक एसिड से एसिटाइल को ए बनना, इस स्टेप को हम पायरुवेट की ऑक्सीडेशन और लिंक रिएक्शन दोनों कहते हैं।
पायरुवेट की ऑक्सीडेशन भी हो रही है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप NADH बना रहे हो ना, हाइड्रोजन बना रहे हो ना, किससे हाइड्रोजन छीन रहे हो? पायरुवेट से। तो इसकी ऑक्सीडेशन भी है ये और लिंक रिएक्शन भी है। फॉलोइंग आर द क्रूशियल इवेंट्स इन एरोबिक रेस्पिरेशन। पढ़ो जरा इसको, पढ़ो जरा इसको। अब कह रहे हैं कहाँ कहाँ पे हो रहे हैं ये ऑक्सीडेशन का, सॉरी पायरुवेट का ऑक्सीडेशन कहाँ पर होता है? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुवेट से एसिटाइल कोई बनना, फिर आगे क्रेब्स साइकिल। इलेक्ट्रॉन्स किस में मूव करते हैं? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। विच ऑप्शन इज इनकरेक्ट अबाउट क्रेब्स साइकिल? इसको सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं। ट्रू। द इंटरमीडिएट कंपाउंड जो ग्लाइकोलिसिस को क्रेब्स साइकिल से लिंक करता है, कहता है वो मैलिक एसिड है। नहीं जी, वो एसिटाइल को ए है। कौन जा रहा था, किसका हो रहा था? एसिटाइल को ए का हो रहा था आपका क्रेब्स साइकिल में, है ना। क्रेब्स साइकिल एसिटाइल को ए से शुरू हो रहा था, तो ये गलत है। इनकरेक्ट ढूंढना था, ये लो बी आपका इनकरेक्ट है। माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और ये 6 कार्बन कंपाउंड से शुरू होती है, बाकी चीजें शुरू है, ठीक है। सिट्रिक एसिड साइकिल यानी कि आपकी जो क्रेब्स साइकिल है उसके अंदर फर्स्ट स्टेप में होता क्या है? तो फर्स्ट स्टेप में एसिटाइल को ए OAA के साथ रिएक्ट करता है। अगर आप साइकिल देखना चाहते हैं तो कृपया यहाँ पे ध्यान दें। तो OAA यानी कि ऑक्सैलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन वाला, इसके साथ रिएक्ट करेगा आपका एसिटाइल को ए, आपका एसिटाइल को ए 2 कार्बन वाला, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएंगे? 6 कार्बन हो गए, 4 और 2 6 हो गए। इसको आप बोले सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड। फिर उसके बाद बेटा जान, ये सिट्रिक एसिड से आपने एक कार्बन डाइऑक्साइड उड़ा दी। जब जब कार्बन डाइऑक्साइड उड़ाओगे, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड उड़ा दी, साथ में NADH बना लो। जब भी कार्बन डाइऑक्साइड उड़ेगी NADH2 बन जाएगा, बना अल्फा कीटो ग्लूटरेट। इस अल्फा कीटो ग्लूटरेट से भी आप एक कार्बन डाइऑक्साइड उड़ा दो। 2 कार्बन डाइऑक्साइड उड़ानी थी क्योंकि 2 कार्बन एंटर किए एसिटाइल कोए के फॉर्म में, 2 कार्बन डाइऑक्साइड फटाफट उड़ा दी। इससे बना सक्सिनाइल कोए, इससे क्या बना? सक्सिनाइल को ए। अब इस, और जब भी कार्बन डाइऑक्साइड उड़ा रहे हो साथ में NADH2 तो बना ही लो, बना लिया। सक्सिनाइल को ए से बना सक्सिनेट, ये बना सक्सिनेट, सक्सिनेट से बनेगा फ्यूमरेट, फ्यूमरेट से बना ऑक्सल मैलिक एसिड, मैलेट यानी कि मैलेट, मैलेट से बनेगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। जब सक्सिनाइल को ए से सक्सिनेट बनता है, ये वो स्टेप है जहां पे सीधा GTP बन जाएगा। फिर जब सक्सिनेट से फ्यूमरेट बनेगा F, तो बेटा जान यहाँ पे आपका FADH2 बनेगा, यहाँ पे आपका FADH2 बनेगा। फिर जब आपने मैलेट से OAA बनाया, ये फाइनल वाले स्टेप में, यहाँ पे फिर से आपका एक NADH2 बन जाएगा। तो टोटल NADH2 कितने बने आपके? 1 2 3, 3 NADH2 बने, 1 2 3, एक FADH2 और एक GTP। ये मैंने आपको कैलकुलेशन बताई भी थी, ठीक है, ठीक है। अगर याद रखना है सीक्वेंस, तो सिटी कीप्स सुफुमा ऑक्स, क्या बनाया था मैंने? कुछ ऐसे बनाया था। सिटी, सिटी से सिट्रिक, कीप से कीटोग्लूटरेट, सुफू, सुफुमा ऑक्स, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो सुफुमा ऑक्स, सिटी कीप्स सुफुमा ऑक्स, कुछ ऐसे बनाया था, देख लो भाई, ठीक है। मेरे को वैसे ही रट गया ये, लेकिन अगर आपको याद नहीं होता तो आप याद कर सकते हैं, अजीब सा। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन क्रेब्स साइकिल, क्या है जी करेक्ट सीक्वेंस? देखो, एसिटाइल को ए से सिट्रेट बनेगा, सिट्रेट से पायरुवेट, उल्टा कैसे होगा? सिट्रेट से कहा, सिट्रेट से तो सिटी कीप्स कीटोग्लूटरेट आना है, तो सिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटरेट, फिर उसने सीधा ही ऑक्सैलो एसिटिक डाल दिया। कीप्स सुफुमा, सिटी कीप्स सुफुमा, तो सक्सिनाइल कोए आना चाहिए था यहाँ पे, तो एसिटाइल कोए से सिट्रिक, फिर वहां से मैलिक पहले डाल दिया, तो सारे गलत है, ऑल आर रॉन्ग, सारे सीक्वेंस गलत है। Which of these steps indicate substrate level phosphorylation? कहां पे सीधा GTP बनता है? जब सक्सिनाइल को ए से, जब आपके सक्सिनाइल को ए से सक्सिनेट बना था, याद है? जब सक्सिनाइल को ए से सक्सिनेट बना था, इस स्टेप में सीधा GTP बन जाता है। इनिशियल स्टेप इन द बायोसिंथेसिस ऑफ ATP, तो इनिशियल स्टेप जब ATP बनाना है बाय केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस, क्या होगा? क्या होगा? सबसे पहले तो आपको प्रोटोन चाहिए भाई, ATP बनाने पहले तो प्रोटोन की पंपिंग करो, प्रोटोन की पंपिंग करो। अब कह रहा है
कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर आपको कहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस दिखता है। देखो जी, NADH आएगा सबसे पहले इलेक्ट्रॉन देने, पहले तो या B है या C है, NADH ने इलेक्ट्रॉन दिया तो पहले मैंने तुम्हें बताया था सीधा साइटोक्रोम ये BC1 पहले लिख दिया। भाई ये तो थर्ड कॉम्प्लेक्स है, ये पहले एकदम से कैसे आ गया थर्ड कॉम्प्लेक्स, तो आंसर आएगा B, NADH फिर FMN फिर FES फिर कोएंजाइम Q, ये यूबिक्विनोन जो आपने पढ़ा है, फिर इससे साइटोक्रोम BC1 के पास पहुंचा, ये साइटोक्रोम BC1। ठीक है, तो अगर कोई भी मुश्किल से मुश्किल भी चीज आए तो आप सॉल्व कर सकते हो, थोड़ी सी हिम्मत रखने की जरूरत है। आ जाओ बच्चों, अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अच्छा ये वो वाले क्वेश्चन है, थोड़ा सा ना मुझे आपके वो वाले टॉपिक्स के लिए टाइम बचाना है, आपको जो मैंने वो याद कराना था ना, समझ जाओ यार, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आपको हार्मोन्स याद नहीं रहते, वो याद कराने हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ NAD पॉजिटिव, NAD पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन कैरियर है ना, इलेक्ट्रॉन कैरियर है ये, तभी तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाके इलेक्ट्रॉन देता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जन्स ATP सिंथेसिस अकर्स, कहाँ पे ATP बनता है, तो यहाँ पे तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना रहे हो, ATP खा रहे हो, फॉस्फेट लगा रहे हो, यहाँ पे भी आप देखो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बना रहे हो, खा रहे हो फॉस्फेट, ये वाले स्टेप में 1,3 बिसफॉस्फो ग्लिसरिक एसिड से 3 फॉस्फोग्लिसरिक, तो एक पोजीशन से फॉस्फेट हटा, मतलब यहाँ पे आपका ATP बन सकता है। विच वन इज करेक्ट सीक्वेंस, करेक्ट सीक्वेंस बताइए जी, तो ग्लूकोज 6 एंड में तुम्हें फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट बनाना है, एंड में तो तुम्हें रादर पाइरुवेट बनाना है ना, तो फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट आया, तो यहाँ पे आप यहाँ पे देखो कर सकते हो कॉमन सेंस लगा के काम, यहाँ पे ना उल्टा हो रहा है, जब तुम कर रहे थे फोटोसिंथेसिस तो रिडक्शन चल रहा था, अब ऑक्सीडेशन चल रहा है, अब यहाँ जो ग्लूकोज है वो ऑलरेडी रिड्यूस्ड फॉर्म है, उससे पहले एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड को तुम ऑक्सीडाइज्ड करोगे इनटू एसिड, यहाँ पे उल्टा होना है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे एल्डिहाइड पहले से ही है, इसी एल्डिहाइड से तो ग्लूकोज बनाया था, याद है, एल्डिहाइड बनाया था तुम्हारी CR² करके रिडक्शन करके, तो यहाँ पे उल्टा होना चाहिए, यहाँ पे तो ऑलरेडी रिड्यूस्ड फॉर्म में है, फिर एसिड बनाओगे, फिर आपका पाइरुवेट आ जाएगा। Which of the following process takes place in mitochondria, तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन आपके क्लोरोप्लास्ट के अंदर चलती है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर आपके थाइलाकॉइड के ल्यूमन के अंदर, खाली जगह के अंदर चलता है ना। चलो, कार्बोक्सिलेशन किसका स्टेप था, केल्विन साइकिल का, कहाँ चल रहा था, आपके मीजोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक है, चलो अगला बस अगली चीज देखो, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैं पहले से लिख के लाई हूँ चीजें ताकि क्विकली याद कर लें हम। क्या होता है प्लांट ग्रोथ, ग्रोथ क्या भला है, इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज, ऐसा ग्रोथ जो कि वापस नहीं जाना फिर, है ना, तो इरिवर्सिबल होनी चाहिए ग्रोथ, इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज ऑफ ऑर्गन, या फिर किसी के सेल में भी अगर इंक्रीज आ रहा है, छोटे से छोटा इंक्रीज क्या है बच्चों, ग्रोथ है। थक गए कि ठीक है, अगर ग्रोथ करना है तो उसके लिए एनर्जी भी चाहिए और उसमें मेटाबॉलिज्म इन्वॉल्व होता है, लिविंग चीज की ग्रोथ की बात कर रहे हो तो मेटाबॉलिज्म तो होगा ही। प्लांट के अंदर जो ग्रोथ है वो अनलिमिटेड रहता है, सारी लाइफ चलता है, और ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ इसको हम कहते हैं, जिसमें सारी लाइफ ग्रोथ चलती ही रहती है। देखो जी, ये अगर आपका प्लांट है तो इसके टिप पे तुम्हें क्या मिल रहा है, शूट अपाइकल मेरिस्टम, रूट के टिप पे रूट अपाइकल मेरिस्टम, और इन्होंने क्या करना है, किस तरीके की ग्रोथ करानी है, प्राइमरी ग्रोथ, ग्रोथ इन लेंथ, जो आपके अपाइकल मेरिस्टम है बच्चों, जो आपके अपाइकल मेरिस्टम है किस तरीके की ग्रोथ कराते हैं, ग्रोथ इन लेंथ, ग्रोथ इन लेंथ, है ना, और फिर और तरीके के मेरिस्टम भी दिया हुआ, वैस्कुलर कैम्बियम भी दिया हुआ है, ये कैम्बियम हो गया, ये आपका सेकेंडरी मेरिस्टम है, इसमें किस तरीके की ग्रोथ करानी है, ग्रोथ इन गर्थ, गर्थ से विड्थ मोटी होगी, तुम्हारा तना मोटा होगा, यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ, ये सेकेंडरी ग्रोथ कराएगा, और शूट अपाइकल मेरिस्टम प्राइमरी ग्रोथ कराता है। सही बात है, आगे चले नेक्स्ट पॉइंट पे। अब अगर आप ग्रोथ को मेजर करना चाहते हो तो कैसे मेजर कर सकते हो, अगर आप मेज के रूट अपाइकल मेरिस्टम की बात करो तो वहां पे 17,500 नए सेल बन जाते हैं हर घंटे, हर घंटे 17,500, तो ग्रोथ इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल ऑल्सो, तो सेल बढ़ रहे हैं। फिर अगर जैसे वाटरमेलन का सेल है, इसमें अगर जो आपका एक सेल है, एक सेल है वो अपने साइज के 3,50,000 टाइम्स हो जाता है,
अगर इतू सा है तो इतना बड़ा हो जाएगा, 3,50,000 टाइम्स हो जाएगा। तो इंक्रीज इन नंबर इज ऑल्सो ग्रोथ, इंक्रीज इन साइज इज ऑल्सो ग्रोथ, दोनों चीजें ग्रोथ है। इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों इंक्रीज इन लेंथ इज ऑल्सो ग्रोथ, जैसे कि ये तुम्हारा सीडलिंग है, सीडलिंग के अंदर तुम्हारी क्या ग्रो हो रही है, ये तुम्हारी रूट ग्रो हो रही है, ठीक है। तो इंक्रीज इन लेंथ, और इंक्रीज इन लेंथ हम रूट में मेजर कैसे करते हैं, ऑक्सैनोमीटर से। कैसे मेजर करते हैं, ऑक्सैनोमीटर से हम लेंथ मेजर, इंक्रीज इन लेंथ मेजर करते हैं। अब ये देखो ये वाला रीजन बिल्कुल एपेक्स पे होगा रूट अपाइकल मेरिस्टम, और उसके बाद अपाइकल मेरिस्टम के बाद कौन से जोन आते थे, जोन ऑफ इलोंगेशन। अभी ये देखो ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ई, ये वाले जो एरिया है यहाँ पे इलोंगेशन चल रही होगी, ये आपके जोन ऑफ इलोंगेशन है। उसके बाद लंबा होना बंद हो गया, सेल लंबा होना बंद हो गया, अब क्या कौन सा जोन चल रहा होगा, जोन ऑफ मैच्योरेशन, है ना, समझ जाओ ना, जहां पे लंबाई ज्यादा बढ़ रही है वो आपके इलोंगेशन हो रही है। जोन याद है रूट के भूल गए मैम। फिर इसी तरीके से आपकी जो ग्रोथ है वो दो टाइप की हो सकती है, ग्रोथ इन सरफेस एरिया इज ऑल्सो ग्रोथ, जैसे पत्ते में छोटा पत्ता है फिर ये बड़ा हो गया। अगर ये 5 सेंटीमीटर का पत्ता था और ये 10 हो गया, तो इसकी एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट क्या है, कितनी ग्रोथ ली इसने, पहले ये कितने का था, क्या साइज था, 5 सेंटीमीटर, तो 5 से 10 हो गया, एब्सोल्यूट क्या है 10 हो गया ना, फाइनल माइनस इनिशियल, तो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर ए के अंदर ग्रोथ है। बी के अंदर पहले देखो कितना था 50, अब कितना हो गया 55। तो जो आपका दूसरा पत्ता है बी ये वाला, इसके अंदर पहले कितना था, मतलब बाद में कितना हो गया 55, पहले कितना था 50। दोनों के अंदर जो आपकी आपकी एब्सोल्यूट ग्रोथ है वो तो सेम है, ये 5 से 10 हुआ तो 5 का इंक्रीज, ये 50 से 55 हो गया तो 5 का इंक्रीज, लेकिन रिलेटिवली इसने ग्रोथ ज्यादा ली है तो डबल हो गया, ये तो डबल हो गया। तो अब रिलेटिव ग्रोथ जब आप लेते हो तो आप इनिशियल साइज भी कंसिडर करते हो। अगर आप ए की बात करोगे, ये ए है ये बी है, अगर आप ए की बात करोगे तो इनिशियल तो कितनी ग्रोथ ली 5, 5 अपॉन इनिशियल कितना था 5 इंटू 100, तो इसमें 100% ग्रोथ आई है, 100%। कितनी ग्रोथ ली 5, 10, 5 से 10 हो गया था, मतलब 5 सेंटीमीटर की ग्रोथ, इनिशियली कितना था 5, 100% की ग्रोथ। बी में अगर बात करो तो ग्रोथ कितनी आई, 50 से 55 हो गया, मतलब 5 सेंटीमीटर की ग्रोथ, पहले कितना था 50, इनिशियली कितना था 50 इंटू 100, तो यहां पे कितने परसेंट ग्रोथ आएगी आपकी, ये बेटा जान आएगी आपकी 10%। तो यहाँ पे आपकी इस केस में 10% ग्रोथ आई है। तो रिलेटिव में आप इनिशियल साइज कंसिडर करते हो, एब्सोल्यूट में नहीं करते। फिर दो तरीके की ग्रोथ होती है, अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक। अरिथमेटिक में ग्रोथ किस तरीके की है, जैसे कि आपको इस डायग्राम के अंदर दिख रहा है, क्या कर रहे हो आप अरिथमेटिक ग्रोथ में, लगातार नंबर ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स स्टे द सेम, लगातार देखो एक सेल मेरिस्टेमेटिक है, एक सेल मेरिस्टेमेटिक है, एक मेरिस्टेमेटिक है, एक है, एक है। अगर आपका मेरिस्टेमेटिक सेल का नंबर इंक्रीज नहीं हो रहा तो वो अरिथमेटिक ग्रोथ है। अगर आपके मेरिस्टेमेटिक सेल का नंबर बढ़ रहा है, जैसे पहले एक था फिर 2 हो गए फिर 4 हो गए फिर 8 हो गए, अगर मेरिस्टेमेटिक का नंबर इंक्रीज हो रहा है तो वो ज्योमेट्रिक ग्रोथ होती है। कैसी होती है, ज्योमेट्रिक ग्रोथ। अगर मेरिस्टेमेटिक का नंबर बढ़ता जा रहा है तो ज्योमेट्रिक, अगर मेरिस्टेमेटिक सेल का नंबर सेम रह रहा है तो अरिथमेटिक ग्रोथ। अब देखो जब जाइगोट डिवाइड करना शुरू करेगा तो शुरू वाले फेजेस में ज्योमेट्रिक ग्रोथ होती है, शुरू में हमारे शरीर में ज्योमेट्रिक ग्रोथ होती है, प्लांट में भी ज्योमेट्रिक होगी, तो नंबर ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स विल इंक्रीज, पूरा शरीर बनाना है। अब आपका शरीर बन गया तो फिर क्या होगा, जो ज्योमेट्रिक ग्रोथ होती है ना बेटा जान, वो बिल्कुल टिप पे मिलेगी, बिल्कुल टिप पे ज्योमेट्रिक ग्रोथ मिलेगी, और फिर बाकी के जो एरियाज हैं, बाकी आसपास के एरिया में एरिथमेटिक फेज शुरू हो जाएगा। तो लाइफ में बाद में एरिथमेटिक फेज डोमिनेट करता है, शुरू में ज्योमेट्रिक फेज। अब इक्वेशन देख लो जी, एरिथमेटिक फेज की इक्वेशन क्या है, एल टी इज इक्वल टू एल नॉट प्लस आर टी। एल टी क्या है, फाइनल लेंथ, एल नॉट इनिशियल लेंथ क्या थी, आर क्या है ग्रोथ रेट, टी क्या है टाइम। अरिथमेटिक ग्रोथ में जब आप ग्राफ बनाओगे तो स्ट्रेट लाइन आती है, फिर आई ज्योमेट्रिक ग्रोथ, इसमें नंबर बढ़ रहा है मेरिस्टेमेटिक सेल्स का तो ज्यादा तेज ग्रोथ होती है, इसमें एस शेप का ग्राफ बनता है। शुरू में ग्रोथ कम कम रहेगी तो लैग फेज आता है, फिर उसके बाद एकदम से तेज ग्रोथ हुई एक्सपोनेंशियल फेज आता है, फिर मेरे प्यारे बच्चों या एक्सपोनेंशियल को लॉग फेज भी कहते हैं, फिर स्टेशनरी फेज आ जाता है। क्यों,
एक टाइम बाद आपके रिसोर्सेज भी कम हो जाते हैं, इतनी तेज आप नहीं ग्रोथ ले पाते हैं ना, लिमिटिंग रिसोर्सेज हैं जी। तो आपके प्लांट को भी एक टाइम के बाद ग्रोथ लेनी बंद करनी है, ऐसे नहीं तो ब्रह्मांड के क्रॉस करके आगे निकल जाएगा प्लांट, किसी एक लिमिट पे तो आपको रुकना है ना। चलो इक्वेशन में देख लेना, W1 इज इक्वल टू W0 ERT। इसमें E क्या होता है, बेस ऑफ नेचुरल लॉग। तो ये आपका अरिथमेटिक का और ये आपका ज्योमेट्रिक ग्रोथ का डायग्राम है। लैग फेज, ये एक्सपोनेंशियल, ऊपर स्टेशनरी। फिर आपको डायग्राम इस तरीके से आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है कि जब कोई सेल मेरिस्टेमेटिक होता है तो पहले वो अपना साइज इंक्रीज करता है, फिर उसके बाद बेटा जान वो एक मेच्योरेशन या डिफरेंशिएशन करता है। पहले प्लाज्मेटिक ग्रोथ के साथ अपना साइज इंक्रीज करेगा, फिर डिफरेंशिएट कर जाएगा, मेच्योर हो जाएगा, फिर धीरे धीरे बुढ़ापा आएगा और मौत हो जाएगी। लेकिन कुछ सेल लगातार मेरिस्टेमेटिक रहते हैं तो वो न्यू सेल डिवीजन से बनाते रहेंगे। अब बेटा जान नेक्स्ट चीज जो आपने करनी है दैट इज डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ देख लिया, इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज और नंबर और लेंथ और सरफेस एरिया, एनीथिंग इज ग्रोथ। सो डेवलपमेंट क्या है, ग्रोथ के साथ साथ डिफरेंशिएशन, मतलब ग्रोथ भी करो और कोई ना कोई पर्टिकुलर फंक्शन भी पकड़ो, दैट इज डेवलपमेंट। डिफरेंशिएशन भी होना मतलब कोई ना कोई मेच्योर फंक्शन ले लेना इज डेवलपमेंट। प्लास्टिसिटी क्या होती है, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाना, मतलब जो आपका प्लांट है वो अपने हैबिटेट के हिसाब से या अपनी लाइफ स्टेज के हिसाब से अलग अलग स्ट्रक्चर बनाए। अगर मतलब बचपन में अलग दिख रहा है और एडल्ट होकर अलग दिख रहा है तो दिस इज प्लास्टिसिटी। फॉर एग्जाम्पल जुवेनाइल और मैच्योर अगर अलग अलग दिख रहे हैं, जैसे कि कोकोला, बचपन में हम क्या कहते हैं, कोक की कोकोला, मतलब कोला दे दो हमें, है ना, कोकोला, बहुत ज्यादा हमारा कोला पीने का मन करता है, तो जुवेनाइल में कोकोला। कॉटन, कोरिएंडर और लार्क्स पर, ये जुवेनाइल फेज में इनके पत्ते अलग है और एडल्ट में अलग है। ये देखो जी, जुवेनाइल में ऐसे है, एडल्ट में ऐसे हैं, तो पत्तों की शेप डिफरेंट है, प्लास्टिसिटी अलग अलग स्टेजेस में। फिर एनवायरमेंटल का इफेक्ट, एनवायरमेंट चेंज होने से भी फर्क पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक्वेटिक एनवायरमेंट में हो, बटर कप का एग्जाम्पल है, एक्वेटिक एनवायरमेंट में इसके पत्ते ऐसे टूटे टूटे से हैं ताकि पानी आराम से बीच में से निकल जाए, और अगर ये टेरेस्ट्रियल एनवायरमेंट में है तो इसके पत्ते चौड़े मिलेंगे। आई होप प्लास्टिसिटी इज कम क्लियर। अब आ जाओ हम हार्मोन्स पे चलते हैं। तो बेटा जान हार्मोन की डिस्कवरी, तो पहले डिस्कवरी पे जाएंगे, लेकिन पहले ये देख लो कौन सा हार्मोन किसका डेरिवेटिव है। इंडोल डेरिवेटिव क्या है, IAA, IBA, ऑक्सिन, IAA इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड। तो इंडोल कौन है, ऑक्सिन। कहां से आइसोलेट किया, ह्यूमन यूरिन से आइसोलेट कर सकते हो ऑक्सिन को। फिर मेरे प्यारे बच्चों एडेनिन डेरिवेटिव, एडेनिन क्या है, प्योरिन, तो प्योरिन डेरिवेटिव या एडेनिन डेरिवेटिव ये है साइटोकाइनिन। इसको 6 परफ्यूराइल प्यूरिन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, 6 परफ्यूराइल प्यूरिन, तो ये प्यूरिन है साइटोकाइनिन, ठीक है। और कहां कहां पे साइट से साइटोकाइनिन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, वैस्कुलर टिश्यू के एक्सट्रैक्ट में से, ईस्ट के एक्सट्रैक्ट में से, कोकोनट मिल्क में से, DNA में से आप साइटोकाइनिन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। टर्पीन डेरिवेटिव है जिब्रेलिक एसिड, गैसियस है इथाइलिन, और ये चारों के चारों ग्रोथ प्रमोटिंग है यूजुअली। तो आपका ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन ग्रोथ प्रमोट करते हैं जनरली। तो एक कैरोटीन डेरिवेटिव है, कैरोटीन हमें लगता है बड़ा अच्छा होगा, लेकिन ये ग्रोथ इनहिबिटर है, एब्सिसिक एसिड, ABA। इसके दूसरे नाम इनहिबिटर B, एब्सिसिन 2 और डॉर्मिन। कृपया देख लें। फिर उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हमें एक्सपेरिमेंट करने शुरू करने हैं। ये एक एक्सपेरिमेंट है जो हमारे चार्ल्स डार्विन और उनके बेटे फ्रांसिस डार्विन ने किया था। उन्होंने कहा यार जिस तरफ लाइट होता है ना, तो मेरा जो कैनरी ग्रास है, घास एक टाइप का मोनोकॉट है, तो मोनोकॉट के टिप पे, मोनोकॉट का जो एम्ब्रियो है उसके टिप पे कॉलियोपटाइल मिलता नहीं है, प्लूम्यूल के ऊपर कवरिंग होती है कॉलियोपटाइल। भाई अगर नहीं याद तो क्या कर सकते हैं, रेडिकल के ऊपर कॉलियोराइजा होता है। तो देखो अब इसने क्या किया कि ये कैनरी ग्रास है, क्या लिया, कैनरी ग्रास ने लिखा हुआ, तो कॉलियोपटाइल किसका लिया इन्होंने, कैनरी ग्रास का। अब देखो होता क्या होता है, जैसे ही अगर ये मान लो आपका कॉलियोपटाइल है, यहां पर आप एक साइड से यूनिलेटरल, एक साइड से आप यहाँ पे वोट कर रहे हो, लाइट डाल रहे हो, तो जो ऑक्सिन है ना बच्चों वो पोलर मूवमेंट शो करता है, मतलब ऑक्सिन लाइट के दूर भाग जाएगा। ऑक्सिन क्या करेगा, वो लाइट से दूर भागता है, तो ऑक्सिन दूसरे साइड पे जाके इकट्ठा हो गया।
ऑक्सीजन इस तरफ भाग जाएगा, लाइट से दूर भाग जाएगा। और ऑक्सीजन सेल इलॉन्गेशन कराता है, जहां पर ऑक्सीजन होगा वहां पर सेल लंबे हो जाएंगे। इसका मतलब अब ये देखो, ये साइड उतनी ही रही, दूसरी साइड के सेल लंबे हो गए, तो क्या होता है, बेंड आ जाता है। जिस तरफ लाइट आ रही है उस तरफ को एक बेंड आ जाएगा, क्योंकि ये वाली साइड ज्यादा लंबी हो गई, ये साइड ज्यादा लंबी हो गई, तो जिस तरफ लाइट आ रही है उस तरफ बेंड आ जाता है। ऑक्सीजन किस तरफ इकट्ठा होता है, दूसरी तरफ, लाइट से दूर भागेगा और लाइट के ऑपोजिट वाली तरफ जो साइड थी वहां पे सेल इलॉन्गेशन करा देगा। तो यहां पे जब सेल इलॉन्गेशन हुई तो फिर सेल ग्रोथ हुई, सेल डिवाइड हुए, सेल लंबे हुए, तो क्या हुआ, ये वाली साइड लंबी हो गई, तो बेंड किस तरफ आ जाता है, लाइट की तरफ बेंड आ जाता है। सो दिस इज पोलर मूवमेंट। दिस प्रूव्ड पोलर मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन। किसने किया था, चार्ल्स और फ्रांसिस डार्विन। ये देखो आगे आ जाएगा, डिस्कवरी देखो, चार्ल्स और फ्रांसिस डार्विन ने कोलियोप्टाइल ऑफ कैनरी ग्रास में एक्सपेरिमेंट किया था ऑक्सीजन के बारे में। और ऑक्सीजन को आइसोलेट किसने किया, ये वेंट ने किया था। डिस्कवर की बात चार्ल्स और डार्विन, आइसोलेट वेंट। ई कुरोसावा, तो ये जो शावा बंदे हैं, तो इन्होंने क्या देखा, ई कुरोसावा ने, तो इन्होंने बकाने डिजीज देखा, बकाने डिजीज ऑफ राइस सीडलिंग। तो देखा कुछ सीडलिंग जरूरत से ज्यादा लंबे हो गए हैं, और उनके अंदर, तो ये जरूरत से ज्यादा लंबे क्यों हो गए हैं, क्योंकि इनके अंदर एक इन्फेक्शन आया एक फंगस का, जिब्रेला फ्यूजिक्यूरोए नाम का फंगस था वो, जिसकी वजह से, तो ये क्या सिक्रीट कर रहा है, जिब्रेलिन। और जिब्रेलिन क्या करता है, इंटरनोड इलोंगेशन, ज्यादा लंबा कर दिया आपके राइस के सीडलिंग को। फिर उसके बाद बच्चों स्कूग और मिलर ने साइटोकाइनिन की डिस्कवरी की, और इन्होंने क्या देखा कि अगर आप शूट डिफरेंशिएशन करना चाहते हो, अगर चाहते हो कि स्टेम बने कैलस के, टोबैको कैलस में, कैलस मतलब अनडिफरेंशिएटेड सेल्स तुम्हारे पास हैं टेस्ट ट्यूब में, तुम चाहते हो शूटिंग हो, तो शूट बनवाने के लिए साइटोकाइनिन चाहिए। स्कूग और मिलर ने देखा, और फिर मिलर ने इसको क्रिस्टलाइज भी किया साइटोकाइनिन को। कजन्स मिलके गैस पास करते हैं, ठीक, तो इथाइलिन। तो कजन्स ने मिलके एक गैसियस हार्मोन की डिस्कवरी की, इथाइलिन। इन्होंने देखा कि ऑरेंज, पका हुआ ऑरेंज रखा हुआ था, तो आसपास के केले भी पक गए, क्यों, क्योंकि गैस रिलीज हुई, इथाइलिन। अब ना हमें ना इस तरीके से टॉपिक करना है कि हमें भूले ना। इस तरीके से कैसे होगा कि हम इस टॉपिक को भूले ना, अगर हम कंपेरेटिव चीजें याद करेंगे। देखो इधर ऑक्सीजन लिखा हुआ है, इधर हमने इथाइलिन लिख लिया, अब हम कंपेयर करके याद करेंगे। देखो ऑक्सीजन की नेचुरल फॉर्म है और सिंथेटिक फॉर्म है। नेचुरल फॉर्म IAA IBA, सिंथेटिक फॉर्म 2,4-D और NAA। ये जो इसकी 2,4-D फॉर्म है, ये मदद करती है वीड फ्री लॉन बनाने के लिए। अगर हम डाइकॉट वीड हटाना चाहते हैं लॉन में से, तो हमारे पास ये हम 2,4-D इसका यूज कर सकते हैं, ये वीड हटाने के काम आता है, डाइकॉट वीड। इसी तरीके से इथाइलिन का भी जो फॉर्म है इथेफॉन, ये इसका एक्वस सॉल्यूशन यूज करते हैं, पानी में घोल के हम इसको यूज करते हैं। एंड दिस इज मोस्ट यूज्ड इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा यूज होता है। देखो जी कैसे, तो देखते हैं कैसे। सबसे पहले ऑक्सीजन पार्थिनोकार्पी इंड्यूस करता है, सीडलेस फ्रूट बनाता है टमाटर के अंदर। तो इसने टमाटर के अंदर सीडलेस फ्रूट बनाए, इसने उस फ्रूट को पकाया, तो फ्रूट की राइपनिंग में मदद की आपके इथाइलिन ने, टमाटर की फ्रूट की राइपनिंग में, एप्पल की फ्रूट की राइपनिंग में। तो ये पकने में मदद कर रहा है, ये सीडलेस फ्रूट बना रहा है ऑक्सीजन, ठीक है, इसलिए कंपेयर करना जरूरी है। ऑक्सीजन ने फ्लावरिंग कराई पाइनएप्पल में, और इथाइलिन ने फ्लावरिंग करानी है पाइनएप्पल में भी, साथ में फ्रूट भी बनवा देगा पाइनएप्पल का। मैंगो में भी फ्लावरिंग कराएगा, और कुकुम्बर के अंदर फीमेल फ्लावर बनवाएगा। तो पाइनएप्पल मैंगो और कुकुम्बर, तो सारी चीजें मिलके आपके इथाइलिन में, तो इसीलिए कंपेयर करना जरूरी है। इधर सिर्फ पाइनएप्पल है, उधर 3 चीजें। फिर प्रिवेंट लीफ एंड फ्रूट ड्रॉप, अर्ली स्टेज में ये पत्ते का झड़ना जल्दी, जरूरत से ज्यादा जल्दी पत्ते का झड़ना, फ्रूट का झड़ना रोकेगा। और जब टाइम आ जाएगा, जब मेच्योरिटी आ जाएगी, तो अपने आप एब्सिशन करवाएगा, फ्रूट को गिराएगा। ये क्या करता है, ये एब्सिशन को एक्सेलरेट करता है सिर्फ। जैसे कि थिनिंग ऑफ कॉटन, चेरी एंड वॉलनट, पतले हो जाएंगे तो नीचे गिरेंगे। थिनिंग ऑफ कॉटन, चेरी एंड वॉलनट किसने करवाया, इथाइलिन ने, एब्सिशन में मदद कर रहा है। फिर बेटा रूटिंग, अगर आपको कैलस में शूट बनवाना था तो साइटोकाइनिन के पास जाओ, कैलस के अंदर रूटिंग करवानी है तो आप ऑक्सीजन के पास आओ। अब ये सिर्फ रूट ही नहीं बनवा रहा, देखो रूट के साथ साथ रूट के अंदर जाइलम भी बनवा रहा है। रूट के अंदर जाइलम बनाना और सेल डिवीजन करवाना,
सेल डिवीजन आपको पता है, ये जब पोलर मूवमेंट करके आपके कॉलियोपटाइल में दूसरी तरफ मूव कर गया था, वहां पे भी सेल डिवीजन कराई थी इसने, उस साइड को लंबा कर दिया था। तो सेल डिवीजन भी करता है, जाइलम की डिफरेंशिएशन भी कराता है। इथाइलिन क्या करता है, रूट को लेकर रूट की ग्रोथ करवाता है और रूट हेयर फॉर्मेशन कराता है। ठीक है, इसने जाइलम बनवाया रूट में और रूटिंग करवाई कैलस में और सेल डिवीजन कराया, इसने रूट हेयर बनवाए। तो कंपेयर करके याद रखना पड़ेगा, ये फॉर्मूले निमोनिक मैंने सब करके देख लिया, सब भूल जाता है, कंपेयर करोगे तो याद रहेगा। इसी तरीके से लिखो अपनी एनसीईआरटी में, एपिकल बड डोमिनेंस भी आपके ऑक्सिन की वजह से होती है, मतलब जो आपकी टॉप पे बड है एपिकल बड वही ग्रो करेगी, जो आपकी लेटरल या एक्सिलरी बड्स होती हैं साइड वाली वो ग्रो नहीं कर पाती। आ जाओ मैं आपको समझाती हूँ। एपिकल बड डोमिनेंस ये इसकी काम आती है टी प्लांटेशन में और हेज मेकिंग में। मैं आपको बताती हूँ कैसे। देखो ये आपकी जो एपिकल बड है, इसी ने आपको पता है ये टिप से ही ऑक्सीजन बन रहा है, ऑक्सीजन टिप से बन रहा है, तो ऑक्सीजन मेक श्योर कि भाई मैं जहां से बन रहा हूं ना वही चीज बढ़े। तो ऑक्सीजन ये साथ वाली ये जो एक्सिलरी बड्स होती हैं लीफ के एक्सिला में, इनको नहीं बड़ा होने देता। जैसे ही आपने ये टिप हटा दी, जैसे ही आपने ये टिप हटा दी तो क्या होगा, अब देखो ये आपको नजर आ रही है, यहाँ पे आपकी लेटरल ब्रांचेस निकलनी शुरू हो गई। तो अपाइकल डोमिनेंस अगर हटाना है, अपाइकल डोमिनेंस करता कौन है, ऑक्सीजन। हटाना चाहते हो तो टिप हटा दो, क्योंकि टिप से ऑक्सीजन बनना है, ऑक्सीजन गया तो आपकी लेटरल बड्स भी एक्टिव हो जाएंगी। अपाइकल डोमिनेंस को अगर हटाना है तो साइटोकाइनिन आल्सो हेल्प्स, तो साइटोकाइनिन भी एंटागोनिस्ट है इसके केस में। साइटोकाइनिन भी रिमूव करता है अपाइकल डोमिनेंस, रिमूव करता है अपाइकल डोमिनेंस को। क्यों हम अपाइकल डोमिनेंस को रिमूव करना चाहते हैं, अब मान लो तुम्हें हेज बनानी है, हेज मतलब ये टी प्लांटेशन, तुम चाहते हो ज्यादा ज्यादा ब्रांचेस निकले, घनत्व आए, और अगर तुम्हारा पेड़ घना ही नहीं है, तुम्हारा बूटा घना ही नहीं है, तो फिर उसमें से तुम कितने चाय के पत्ते ले लोगे, टी लीव्स कितने ले लोगे, कितनी अच्छी हेज बन जाएगी। तो उसके लिए ज्यादा ब्रांचेस चाहिए, ज्यादा ब्रांचेस। अब ये साइड से ब्रांचेस तभी निकलेंगे अगर अपाइकल डोमिनेंस हटे, तो इसलिए हम टिप काट देते हैं। अगला, इथाइलिन के अंदर अभी इतना ही नहीं है, और भी चीजें हैं, जैसे रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक। रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक क्या होता है, जैसे जैसे फ्रूट पकते हैं, फ्रूट राइपनिंग होती है, तो रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है उन फ्रूट्स के अंदर। क्या होता है, इंक्रीज इन रेस्पिरेटरी रेट ड्यूरिंग फ्रूट राइपनिंग। और इसके अंदर कुछ ही सीडलिंग को लेकर, सीडलिंग्स में अजीब से काम करवा रहा है, जैसे हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, सीडलिंग की वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करवा रहा है। एम्ब्रियो की जो एक्सिस थी उसको मोटा कर रहा है, स्वेलिंग ऑफ एक्सेस कर रहा है। डायकॉट सीडलिंग में हुक फॉर्मेशन करवा रहा है, अपाइकल हुक फॉर्मेशन करा रहा है। तो हुक फॉर्मेशन, स्वेलिंग और हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, सीडलिंग में ये तीनों चीजें किसने कराई, इथाइलिन ने कराई। फिर इधर देखो, और इंटरनोड की इलोंगेशन राइस प्लांट में, अगर स्पेशली तुमसे कोई राइस प्लांट में पूछे, राइस प्लांट में इंटरनोड और पिटियोल की इलोंगेशन कौन करेगा, इथाइलिन करेगा राइस प्लांट के अंदर। अब ठीक है, अब जरा इधर आओ, अब इधर जिब्रेलिन को देखो। जिब्रेलिन मोस्ट स्टडीड एसिड है, मोस्ट स्टडीड हार्मोन है, और इसमें भी मोस्ट स्टडीड फॉर्म क्या है जिब्रेलिन की, GA3। जिब्रेलिन की कौन सी फॉर्म मोस्ट स्टडीड है, GA3 फॉर्म। ये बच्चों डिले करता है सेनेसेंस को, डिले करता है सेनेसेंस को। तो ये ABA एब्सिसिक एसिड का एंटागोनिस्ट होता है। देखो इसने ना क्या क्या करना है, एक तो इसने बोल्टिंग करनी है। बोल्टिंग का मतलब क्या होता है, इन जो आपके गोभी वगैरह नहीं होती ऐसी चीजें, ऐसे प्लांट जिनकी रोजेट हैबिट है, रोजेट हैबिट है, जो जैसे गोभी का फूल या पत्ता गोभी, जो ऐसी चीजें जो फूल बनाती हैं, ये वाला रोजेट हैबिट है जिनकी, तो उनकी इंटरनोड लंबी करनी। तो बीट, कैबेज, जहां पर भी रोजेट हैबिट वाले जो तुम्हारे प्लांट है उनकी इंटरनोड लंबी करनी। बोल्टिंग याद रख लो, बोल्टिंग बीट और कैबेज में। इसी तरीके से माल्टिंग, बियर बनाना है तो बियर बनाने में भी काम आ रहा है, माल्टिंग करवा रहा है, जल्दी अल्कोहल बनवा रहा है। फिर इसी तरीके से ये क्या करता है, मूव करता है, मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मोबिलाइज, मूवमेंट की जगह लिख लो, वर्ड मेरे को सही नहीं लग रहा था ये, मोबिलाइज न्यूट्रिएंट्स। ये क्या करता है बेटा जान, मोबिलाइज न्यूट्रिएंट टू प्रमोट सीड जर्मिनेशन। न्यूट्रिएंट मोबिलाइज करना ताकि सीड जर्मिनेट हो, ये इसका काम है। लेकिन अगर तुम बात करोगे
सीड डोरमेंसी तोड़ना पीनट के अंदर, मूंगफली के अंदर अगर स्पेशली पूछा तो इथाइलिन आएगा, और पोटैटो ट्यूबर के अंदर अगर स्प्राउटिंग की बात की जाए तो भी इथाइलिन आएगा। वैसे न्यूट्रिएंट मोबिलाइज करना ताकि आपकी स्प्राउटिंग हो जाए, आपकी सीड जर्मिनेट हो जाए, वो इधर आएगा। एप्पल को लंबा करना, बहुत सारी चीजों को लंबा कर रहा है, देखो बोल्टिंग में इंटरनोड लंबा कर रहा है, बोल्टिंग में इंटरनोड को लंबा कर रहा है, एप्पल को भी लंबा कर रहा है, फ्रूट एप्पल को लंबा कर रहा है। फिर जो आपकी ग्रेप्स की स्टॉक है, आपकी अंगूर की जो डंडियां हैं उनको भी लंबा कर रहा है, अंगूर की डंडी को लंबा करता है ताकि उसके पास ऊपर काफी अच्छे बढ़िया लंबा सा बड़ा गुच्छा बने, इंक्रीज इन लेंथ ऑफ ग्रेप स्टॉक। फिर आपकी शुगर केन को भी लंबा कर रहा है, जितनी शुगर केन लंबी होगी उतनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी, एक एक एकड़ में से 20 टन की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। फिर कॉनिफर्स के अंदर सीड प्रोडक्शन जल्दी होती है। तो ये सारे आपको पॉइंट याद रखने हैं। तो बहुत सारी चीजों को लंबा कर रहा है वो। अगर सिर्फ लंबे करने की बात चल रही है राइस सीडलिंग या राइस सीडलिंग की पेटियोल की या इंटरनोड की बात चल रही है, राइस सीडलिंग की को लंबा कर रहा है तो इधर जाओ, बाकी बथेरी चीजों को ये लंबा कर रहा है। ठीक है, आई होप दिस इज सुपर डुपर क्लियर। आ जाओ जी, आगे चलते हैं। अब साइटोकाइनिन, नेचुरल फॉर्म्स और सिंथेटिक फॉर्म। नेचुरल फॉर्म इसकी जियाटिन है, और कहां से मिलती है, कॉर्न कर्नल और कोकोनट मिल्क से मिलती है। और सिंथेटिक फॉर्म इसकी काइनेटिन है, और ये आपको ऑटोक्लेव्ड हेरिंग स्पर्म डीएनए, हेरिंग एक मछली है, उसके अगर स्पर्म को ऑटोक्लेव करोगे तो वहां से आपको ये मिलेगी। फिर मेरे प्यारे बच्चों, साइटोकाइनिन कहाँ से क्रिएट हो रहा है, अपाइकल मेरिस्टम में, रूट अपाइकल मेरिस्टम, शूट अपाइकल मेरिस्टम। इससे नए पत्ते बनेंगे, नए क्लोरोप्लास्ट बनेंगे, लेटरल शूट्स बनेंगी। ये अपाइकल डोमिनेंस को हटाता है, ब्रांचेस करवाता है। तो ये भी न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन कराता है और डिलेज सेनेसेंस, बुढ़ापे को डिले करेगा। स्ट्रेस हार्मोन है आपका एबीए, ये सीड जर्मिनेशन को रोकेगा, स्टोमेटा को बंद करेगा, और ये जिब्रेलिक एसिड का एंटागोनिस्ट है। चलो जी, क्वेश्चन सॉल्व करना कृपया शुरू करें। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ कैसी होती है, इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज है साइज ऑफ ऑर्गन, या फिर इंडिविजुअल सेल में मेटाबॉलिक प्रोसेसेस चलती हैं और एनर्जी इसके लिए चाहिए। तो ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट, सारी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। प्लांट ग्रोथ यूनिक होती है, क्यों यूनिक होती है, क्योंकि अनलिमिटेड ग्रोथ है, अनलिमिटेड ग्रोथ है इसीलिए यूनिक है। आंसर आ जाएगा ए। ग्रोथ एट सेलुलर लेवल इज इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, प्रोटो, सारी चीजें। सेल इंक्रीज होना है तो सारी चीजें इंक्रीज होंगी। अब आपको दिया हुआ है एक, ये देखो जिस इसमें क्या है, सारे के सारे सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स का नंबर बढ़ रहा है। इधर मेरिस्टेमेटिक सेल देखो, ऊपर भी 2 हैं, फिर 2 हैं, फिर 2 हैं, फिर 2 हैं। अगर मेरिस्टेमेटिक सेल का नंबर सेम रहे तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा जान, तो बी है आपकी एरिथमेटिक ग्रोथ, और सी और ए है आपका ज्योमेट्रिक, जिसमें मेरिस्टेमेटिक का नंबर बढ़ रहा है। आगे आओ, अब आपको एबीसी, ए कौन सी स्टेज थी, ए थी आपकी लैग फेज जिसमें ग्रोथ धीरे धीरे थी, बी थी आपकी लॉग फेज जिसमें फटाफट ग्रोथ थी, और सी थी स्टेडी, सी थी स्टेडी। आंसर आ जाएगा बी, है ना। फिर ऑक्सैनोमीटर से क्या मेजर करते हो आप, लेंथ ऑफ प्लांट ऑर्गन, जैसे लेंथ ऑफ रूट सीडलिंग में रूट की लेंथ को अगर मेजर करना है तो टिपिकल ग्रोथ कर्व कैसा होगा प्लांट में, सिग्मोइड। टिपिकल ग्रोथ कर्व कैसा होता है, बाद में तो लीनियर ही चलना है, बाद में तो अरिथमेटिक ग्रोथ ही चलनी है ना, सिर्फ शुरू के अंदर आपकी ज्योमेट्रिक ग्रोथ आती है तो लीनियर। वेंट ने नोटिस किया, वेंट ने किसको नोटिस किया था, ऑक्सिन को। वेंट ने किसको आइसोलेट किया था, ऑक्सिन को। तो वेंट के बारे में क्या करोगे, मेड पॉसिबल आइसोलेशन एंड एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन। एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन कैसे हो जाएगी ऑक्सिन की, एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन कैसे हो जाएगी ऑक्सिन की। तो उसने कहा, वेंट क्या कह रहे हैं कि देखो, इफ कॉलियोप्टाइल टिप्स वर रिमूव्ड, अगर टिप रिमूव कर दोगे और फिर एगार पे रख दिया टिप को, तो टिप को एगार पे रख दिया तो जो ऑक्सिन था वो एगार में आ गया, फिर एगार बेंडिंग प्रोड्यूस कर रहा है, तो इट सपोर्ट्स पोलर मूवमेंट। ये ऑक्सिन की पोलर मूवमेंट है, ऑक्सिन लाइट के ऑपोजिट मूव करता है, ये शो हो रहा है यहाँ पे। फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप अर्ली स्टेजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय, अगर आप ड्रॉप रोकना चाहते हो अर्ली स्टेजेस में तो ऑक्सिन छिड़को। रिमूवल ऑफ शूट टिप, अगर टिप हटा देते हो तो उससे क्या होता है,
आपके ऑक्सिन का इफेक्ट हट जाएगा, जिस वजह से लेटरल बड्स ग्रो करेंगी, मतलब आपका अपाइकल डोमिनेंस हट जाएगा, अपाइकल डोमिनेंस हट जाएगा टिप हटाने से। आंसर आ जाएगा सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर? कौन इनहिबिटर नहीं है? IAA। इथाइलिन भी कभी कभी प्रमोट करता है सेनेसेंस, लेकिन IAA ऑक्सिन ये बिल्कुल भी कभी भी इनहिबिटर नहीं होता। ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन stored food is mobilized, stored food is mobilized by gibberellin, stored food mobilized by gibberellin। कह रहा है बहुत लंबा टाइम लग रहा है पाइनएप्पल को फ्लावर बनाने में, तो क्या डालें? तो दो चीजें थी जो पाइनएप्पल में फ्लावरिंग करा रही थी, ऑक्सिन और इथाइलिन, ऑक्सिन और इथाइलिन। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ रेगुलेटर इज नोन एज स्ट्रेस हार्मोन? एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड है आपका स्ट्रेस हार्मोन। A few normal seedlings of tomato were kept in dark room। अगर आप डार्क रूम में रखते हो तो क्लोरोप्लास्ट नहीं बन पाता प्रॉपर, तो सफेद रंग के प्लांट बनते हैं, इसको इटियोलेशन कहते हैं। बिल्कुल सफेद रंग का बन जाना इटियोलेशन है। नेम द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर विच अपॉन स्प्रेइंग द शुगर केन क्रॉप। शुगर केन क्रॉप में प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। क्या स्पीड पकड़ी हुई थी मैंने, इवन मेरे को भी बाद में रियलाइज होता भाई साहब क्या स्पीड पकड़ी हुई है। तो बेटा जान शुगर केन क्रॉप में अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो जिब्रेलिन छिड़को। ये लेंथ नहीं बढ़ा रहा था, किस किस की? एप्पल की भी लेंथ, एप्पल के फ्रूट की लेंथ इंक्रीज कर रहा है, ग्रेप के स्टॉक की लेंथ इंक्रीज कर रहा है। उधर आपके इंटरनो जो आपके वो हैं रोजेट हैबिट वाले, जो आपके रोजेट हैबिट वाले प्लांट्स हैं उनकी इंटरनोड की लेंथ इंक्रीज कर रहा है। ऐसे ही शुगर केन की भी इंटरनेट, इसको क्या बोलते हैं? बोल्टिंग, ये इसको बोल्टिंग बोलते हैं रोजेट हैबिट वालों को। प्लांट्स फॉलो डिफरेंट पाथवे फॉलो करना, डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बनाना, अलग अलग तरीके के पत्ते बनाना। प्लास्टिसिटी द प्लांट हार्मोन यूज टू डिस्ट्रॉय वीड डिस्ट्रॉय करना है 2,4-D, वीड फ्री लॉन बनाने के लिए। द गैशियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इज यूज्ड इन प्लांट 2। ये लो जी, रूट हेयर बनाएगा, इथाइलिन है और इथाइलिन रूट ग्रोथ कराता है, रूट हेयर बनवाता है। प्रोडक्शन ऑफ कुकुम्बर में फीमेल फ्लावर, इथाइलिन। देखो हमें रटी हुई हैं चीजें। स्प्रेइंग ऑफ विच, कॉनिफर्स के अंदर सीड बनाना, कौन बनवाता है? जिब्रेलिन बनवाता है कॉनिफर्स के अंदर सीड। विच हार्मोन प्रोमोट इंटरनोड या पिटियोल इलोंगेशन डीप वाटर राइस में? यहां पे इथाइलिन आएगा, यहां पे मैंने तुम्हें बताया था ये वाली इलोंगेशन में इथाइलिन आएगा। टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट में लीफ मीजोफिल सेल्स आर पुट टू फॉर्म अ कैलस, दिस फिनोमेना मे बी। अगर बच्चों कैलस बन रहा है तो तुमने कोई ना कोई पत्ते का सेल या कोई ना कोई तुमने लीफ या रूट का सेल लिया होगा, तो क्या हुआ यहाँ पे? डी डिफरेंशिएशन हुआ है, कैलस बन गया, मतलब तुम्हारा परमानेंट टिश्यू फिर से मेरिस्टेमेटिक बन गया, मतलब डी डिफरेंशिएशन हुआ। अब देखो जी, कह रहा है फंक्शन ढूंढो, कौन कौन से ग्रोथ प्रमोटिंग फंक्शन है, कौन कौन से ग्रोथ इनहिबिटिंग फंक्शन है। सेल डिवीजन प्रमोटिंग है, एनलार्जमेंट प्रमोटिंग है, पैटर्न फॉर्मेशन प्रमोटिंग है, ट्रॉपिक ग्रोथ प्रमोटिंग है, फ्लावरिंग फ्रूटिंग प्रमोटिंग है। अब ये देखो 1 2 3 4 तो 5 ये प्रमोटिंग है, तो जो बाकी वाले हो गए ये आपके इनहिबिटिंग होंगे, तो सी ऑप्शन है इनहिबिटिंग। देखो वुंड, अगर चोट लग गई तो फिर टिक के बैठ जाओगे ना, ग्रोथ तो नहीं करोगे, ये भी इनहिबिटिंग है, और स्ट्रेस ये भी इनहिबिटिंग है। अब कह रहा है अब आपको 4 कॉलियोप्टाइल दे दिए, कौन सा कॉलियोप्टाइल लाइट की तरफ बेंड करेगा? देखो बच्चों, लाइट आई, टिप ने ऑक्सीजन सिक्रीट किया। अब ऑक्सीजन इस तरफ मूव इस केस में नहीं कर पाएगा क्योंकि ये बीच में आपने ये स्प्रिंग सा डाल दिया, तो ये इसमें तो ग्रोथ नहीं आएगी। दूसरे ऑप्शन में भी देखो इधर नहीं जा पाएगा, है ना, नहीं जा पाएगा इधर, तो ग्रोथ नहीं आएगी। इस वाले केस में देखो इधर जाना था ना, इधर से लाइट आ रही है, देखो ये लाइट का सोर्स है, और ऑक्सीजन को लाइट के दूर जाना है, यहां जाना है, तो जा पा रहा है क्योंकि ये जगह खाली है, तो सी में भी ग्रोथ आ जाएगी। यहाँ पे तो कुछ दिक्कत है ही नहीं, यहाँ पे तो कोई कट लगा ही नहीं हुआ, तो आराम से इधर चला जाएगा, ग्रोथ आ जाएगी। सी और डी आंसर आएंगे, सी और डी। आंसर क्या आएगा? सी और डी। तो ऑक्सीजन के जाने का अगर रास्ता खुला हुआ है, सी में भी खुला हुआ है रास्ता, और इधर तो कोई ब्लॉकेज है ही नहीं, यहाँ पे देखो ब्लॉकेज है, यहाँ पे भी देखो ब्लॉकेज है, ए और बी में ऑक्सीजन उस तरफ नहीं जा पाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैच करो जी, मैच। डिफरेंशिएशन क्या होता है? मैच्योरेशन, एक्ट ऑफ मैच्योरेशन।
तो ए का तो 1 ही होगा। रीडिफरेंशिएशन क्या होता है? एक्ट ऑफ अगेन लूजिंग सेल, मतलब एक बार आप सेल डिवीजन मतलब लूज किया, आपने डिफरेंशिएट किया, फिर से आपने सेल डिवीजन करना शुरू कर दिया, आप डी डिफरेंशिएट हो गए। तो रीडिफरेंशिएशन में क्या होता है? एक्ट ऑफ अगेन लूजिंग सेल डिवीजन कैपेसिटी एंड मैच्योरिंग टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। बी का है 2, बी का है 2, तो आंसर सी होगा इसमें, आंसर सी होगा इसमें। अब देखो जी, असर्जन देखो, क्वेश्चंस देखो जी, असर्जन देखो, जिब्रेलिन इज यूजफुल इन अर्ली सीड प्रोडक्शन, ट्रू, कॉनिफर में काम आता है। इथेफॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्ली राइपनिंग इन, और टमाटर और एप्पल को पकाने में काम आता है। दोनों चीजें मैंने तुम्हें बता दी थी। पार्थिनोकार्पी टमाटर में इंड्यूस कर रहा था ऑक्सिन, और टमाटर और एप्पल को पका रहा था इथाइलिन। दोनों ट्रू है, लेकिन एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है। ये तो दो अलग अलग स्टेटमेंट्स हो गई, तो आंसर आएगा बी, आंसर आ जाएगा बी। थैंक यू सो मच बच्चा पार्टी, हमने पूरी प्लांट फिजियोलॉजी खत्म कर दी। आई होप आपकी रिवीजन जबरदस्त रही होगी। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स हम कवर कर चुके हैं। अब मिलते हैं अगली क्लास में। अपनी रिवीजन देखो, अपनी इज्जत और अपनी तैयारी हमेशा अपने हाथ होती है, तो फटाफट तैयारी पे जुटे रहो, बहुत सारी पढ़ाई कर लो। हम मिलते हैं अगली क्लास में। बाय पुत्र।